एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल यूनिक क्लासेस में। जो टीजीटी सोशल साइंस का जो पेपर है उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं हम उसे कवर करते हुए चल रहे हैं। मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने जो टीजीटी सोशल साइंस का जो सिलेबस नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। क्योंकि जब तक सिलेबस का नहीं पता होगा तो प्रिपरेशन कैसे करेंगे। आज हम देखेंगे, हमारा नया टॉपिक है फ्रांस की क्रांति यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो हम इसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उन सबको इंक्लूड करते हुए चलेंगे। यहाँ पर मैंने एनसीईआरटी बुक के अलावा भी जितने भी सोर्स है वहाँ से जो भी चीज़ें जहाँ से भी आपके जो क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं उन सबको मैंने यहाँ पर इंक्लूड करने की पूरी कोशिश की है। तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं भी थोड़ी मोटिवेट हो सकूँ। तो देखिए, फ्रांस की क्रांति, बात की जाए फ्रांस की क्रांति की तो ये 1789 ईस्वी में सबसे बड़ी जो घटना हुई थी विश्व में, ये मानी जाती है। विश्व इतिहास की सबसे बड़ी घटना मानी जाती है। पर इससे पहले क्या है, अमेरिकी क्रांति हो चुकी है। अमेरिकी क्रांति का भी एक जो इफेक्ट है फ्रांसीसी क्रांति में पड़ा था वो भी हम देखेंगे, इसके अंदर इंक्लूड होगा। पर जो अमेरिकी क्रांति है यानी कि अमेरिका रेवोल्यूशन है वो हमें नहीं पढ़ना है, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपके नहीं पूछे जाते हैं तो वो नहीं देखना है, हमें देखना है फ्रांसीसी क्रांति। तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में हुई थी। और ये क्या सबसे बड़ा, विश्व में सबसे बड़ी घटना मानी जाती थी, क्योंकि इसने क्या किया, जैसे ही फ्रांस की क्रांति हुई वैसे ही इसके प्रभाव पूरी दुनिया में देखने को मिले थे। वो कौन कौन से प्रभाव थे उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो वो भी पूछ लिए जाते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति ने किस प्रकार से जो विश्व है उसकी विचारधारा को चेंज कर दिया, कैसे इफेक्ट डाला। तो फ्रांस की क्रांति कई कारणों से हुई थी, वो कारण भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको ध्यान रखना है कि जो यह फ्रांस की क्रांति थी, ये सामंतवाद, वर्गीय विशेषाधिकार, भ्रष्ट नौकरशाही और निरंकुश और अयोग्य राजतंत्र के विरुद्ध मध्यम वर्ग के द्वारा की गई थी। इसका मतलब क्या है, सामंतवाद जो फ्रांस में कायम हो चुका था उसका विरोध किया गया था मध्यम वर्ग के द्वारा, यानी कि जो मिडिल जो वर्ग था, मिडिल क्लास के जो लोग थे उन्होंने इसका विरोध किया था। क्योंकि जो हायर होते हैं वो क्यों करेंगे, वो नहीं करेंगे क्योंकि उनको इससे फ़ायदा हो रहा है सामंतवाद से। इसीलिए जो सबसे ज़्यादा पिसता है आखिरकार अंत में जाकर वही उसका विरोध करना स्टार्ट कर देता है। तो हम जिसकी वर्ग व्यवस्था थी फ्रांस की वो भी हम डिस्कस करेंगे, उससे भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए, वर्गीय विशेषाधिकार, क्योंकि जो फ्रांस है वो 3 वर्ग में बटा हुआ था उस समय। पहला एस्टेट, दूसरा एस्टेट और तीसरा एस्टेट, इन तीनों के बारे में हम बात करेंगे। और इसमें जो दो एस्टेट थे यानी कि प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, इन दोनों को क्या थे, विशेषाधिकार दिए गए थे। तृतीय जो वर्ग था वही पिसता था, उसी के ऊपर सारे के सारे जो कर है वो लगाए जाते थे। और जो दोनों के दोनों वर्ग हैं, प्रथम और द्वितीय, इन दोनों को करों से मुक्त किया गया था, बल्कि इन दोनों को अधिकार दिया गया था, ये राइट दिया गया था कि वो क्या कर सकते हैं, जो ये तीसरा वर्ग होगा उससे क्या कर सकते हैं, कर वसूल सकते हैं। तो कौन सा अधिकार था वो भी डिस्कस करेंगे। तो ये जो विशेष अधिकार दिया गया था प्रथम और द्वितीय वर्ग को, इसी के कारण क्या है, तृतीय वर्ग जो था यानी कि मध्यम वर्ग, वह क्या है, वह पिस रहा था, उसे सारा काम भी वही करता था और आखिरकार उसे कर भी देना पड़ता था। इसका विरोध भी क्या थी, फ्रांसीसी क्रांति ही थी। भ्रष्ट नौकरशाही के कारण, भ्रष्ट नौकरशाही का विरोध भी क्या है, किया गया था। निरंकुश जो शासन कायम हो चुका था उसके विरोध में ये फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। और अयोग्य राजतंत्र के विरोध में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। किनके द्वारा, मध्यम वर्ग के द्वारा। हमने इसका इंट्रोडक्शन कर लिया है। अब चलिए देखेंगे हम फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे, आखिरकार ये जो इतना बड़ा बदलाव आया फ्रांस में वो क्यों आया, वो हमें डिस्कस करना होगा, जिससे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं यहीं पर और जो डेट भी है वो यहीं पर आपकी क्या है इंपॉर्टेंट देखने को मिलती हैं। इसके साथ साथ मैं यहाँ पर आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि मैं पहले क्या है, यहाँ पर आपको जितने भी नोट्स आपको प्रोवाइड करे जा रहे हैं आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और दूसरी बात आप क्या कर सकते हैं, इसे शेयर कर सकते हैं, जिससे मोटिवेशन मिलेगी मुझे और भी अच्छा जो कंटेंट है आपको तैयार करके देने की। फ्रांसीसी क्रांति के कारण देख रहे थे तो इसे कई भागों में बांटा गया है। राजनीतिक परिस्थितियाँ थी, आर्थिक परिस्थितियाँ थी, इसी तरीके से बांटा गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम राजनीतिक परिस्थिति की। राजनीतिक कारण क्या था, उस समय ऐसी कौन सी परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी राजनीतिक तौर पर जिससे क्या है फ्रांसीसी क्रांति होनी स्वाभाविक बात थी। तो इसमें सबसे पहले आपको देखना है 3 जो राजाएं हैं, क्योंकि राजतंत्र था फ्रांस में, उसी का विरोध किया गया था फ्रांसीसी क्रांति में। तो 3 जो राजा है आपको याद रखना है, लुई 14, लुई 15 और लुई 16।
ये तीनों के तीनों याद रखने हैं। तीनों के तीनों बुर्बो राजवंश के उत्तराधिकारी थे। तो बुर्बो राजवंश के थे तीनों के तीनों 14, 15 और 16, लुई 14, 15 और 16। अब जो लुई 14 यानी कि जो लुई 14वें थे, उनका जो शासनकाल था वह एक तरीके से दैवीय सिद्धांत पर आधारित था। दैवीय सिद्धांत का मतलब होता है कि राजा अपने आप को यह साबित कर देता है अपनी प्रजा के सामने कि वह क्या है, एक दैवीय शक्ति है, यानी कि ईश्वर के द्वारा उसे भेजा गया है कि वह क्या कर सकता है, अपनी प्रजा पर कंट्रोल कर सकता है, उनके जो शासन है वह संभाल सकता है। यह जो पावर है उसे गॉड ने दी है। ऐसा क्या है, यह एक सिद्धांत बना दिया गया था कि जो जितने भी ज़्यादातर राजा होते थे वो अपने आप को इसी तौर पर प्रूव कर देते थे। तो वो दैवीय सिद्धांत पर आधारित जो शासन था वो किसका था, लुई 14वें का था। लुई 14 था, उसने असीमित अधिकार प्राप्त कर लिए थे, यानी कि जो ऐसे अधिकार जिनकी कोई सीमा होती ही नहीं है और अपनी मर्जी से स्वेच्छाचारी यानी कि अपनी मर्जी से हर फैसला लेता रहता था, यानी कि प्रजा के बारे में नहीं सोचता था, बस केवल अपनी प्रॉफिट के लिए ही फैसला करता था। इसने कहा था, आपको ध्यान रखना, लुई 14वें ने कहा था कि मैं ही राज्य हूँ, यानी कि जो राज्य है वो मैं ही हूँ, यानी कि जो वो डिसाइड करेगा वही होगा। तो ये जो वाक्य आपको ध्यान रखना है किसने कहा था, लुई 14वें ने कहा था। अब लुई 15वें के बारे में देखिए, इसका जो शासनकाल है 1715 से लेकर 1774 तक रहा था। इसने बहुत ही जो विलासितापूर्ण जो जीवन है अपना व्यतीत किया था, दूरदर्शी था, निष्क्रिय शासक था, यानी कि ये भी जो था धीरे धीरे जो शासन व्यवस्था थी वो और भी ज़्यादा कठोर होती जा रही थी, यानी कि अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया था। लुई 14वां जितना खतरनाक था फ्रांस के लिए, लुई 15वां उससे भी ज़्यादा था, और लुई 16वां जो था वह तो क्या है, हद पार कर दी थी उस समय। फ्रांस का जो मध्यम वर्ग था उसकी जो सीमा जब पार हुई वो कौन से शासनकाल में हुई थी, लुई 16वें के शासनकाल में हुई थी। तो वो इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में आपको पूरे इस फ्रांसीसी क्रांति में पढ़ना होगा। तो देखिए, जो लुई 16वां है उसका शासनकाल कब से स्टार्ट होता है, 1774 से स्टार्ट होता है, यानी कि 1774 में उसे उत्तराधिकारी बना दिया गया था। और इसके साथ ही क्या है, उसकी जो शादी है वो ऑस्ट्रिया की जो राजकुमारी मैरी एंटोनेट थी उसके साथ हुई थी। आपको इसका नाम याद रखना है। ये जो मैरी एंटोनेट थी ये बड़ी विलासितापूर्ण व्यवहार की थी, यानी कि जो राजकुमारी थी इसे ऐशो आराम में रहने की आदत थी। जैसे ही वह फ्रांस में आती है और वह देखती है कि जो खजाना है फ्रांस का वो खाली हो गया है, और जो फ्रांस है वो बहुत प्रकार से जो आर्थिक व्यवस्था उसकी डूब गई है। तो उस समय क्या है, फिर भी क्या है, जो मैरी एंटोनेट है उसे विलासितापूर्ण जीवन चाहिए था, इसलिए क्या है उसने प्रेशर डाला, यानी कि जब भी जो लुई 16वां है वह अपनी पत्नी से सलाह लेता था तभी क्या करती थी, उसकी पत्नी उसे गलत राह पर ले जाती थी। तो जो लुई 16वां है उसने कर बढ़ाने के लिए जो है कर बढ़ाने की व्यवस्था करी, और इसी के कारण क्या है, एक पहली चिंगारी यही मानी जाती है फ्रांसीसी क्रांति की। ऑस्ट्रिया के साथ सप्तवर्षीय युद्ध जो है और अमेरिका को स्वतंत्र कराने से जो वित्तीय संकट उत्पन्न हुआ था वो भी क्या है, इसमें मेन रोल निभाता है, यानी कि जो राजनीतिक परिस्थितियां देखते हैं फ्रांसीसी क्रांति, तो उसमें जो ऑस्ट्रिया के साथ जो युद्ध हुआ था और सप्तवर्षीय जो युद्ध चला था, इसके साथ अमेरिका के साथ जो अमेरिका को स्वतंत्र कराने के लिए जो युद्ध किया गया था, चाहे इससे फ्रांस को कोई फायदा हुआ हो या ना हुआ हो, पर ये जो अमेरिका को स्वतंत्र कराने के लिए फ्रांस ने क्यों युद्ध किया था, क्योंकि उसे इंग्लैंड से बदला लेना था। इसी के कारण क्या है, उसने जो अमेरिका को स्वतंत्र कराने के लिए युद्ध लड़ा था। सामाजिक परिस्थितियों की बात की जाए तो उस समय फ्रांस का जो समाज था वह 3 एस्टेट में बटा हुआ था, 3 वर्गों में विभाजित था। किस प्रकार से था, यहाँ पर आप फोटो देख रहे होंगे, पिक्चर देख रहे होंगे। उसमें जो प्रथम एस्टेट है उसमें पादरी वर्ग को शामिल किया गया था, द्वितीय जो एस्टेट है उसमें कुलीन वर्ग को शामिल किया गया था, और जो तृतीय वर्ग है वो भी अपने आप में कई वर्गों में बटा हुआ था। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, पहला तृतीय वर्ग में भी जो पहला जो स्थान है वो किनको दिया गया है, जो बड़े व्यवसायी वाले होते थे, यानी कि पढ़े लिखे जो लोग होते थे वो पहले वाले में आते थे। व्यापारी हो गए, अदालतों को जानने वाले जो वकील हो गए, कर्मचारी हो गए, वो सारे इसमें आते थे। फिर इसमें तृतीय एस्टेट का भी जो दूसरा वर्ग है वह किसान और कारीगर का है, और सबसे निचला जो वर्ग था वह छोटे किसानों का और भूमिहीन मजदूरों और नौकरों का था। तो इस तरीके से जो फ्रांस है वह 3 वर्गों में विभाजित था, पहला, दूसरा और तीसरा एस्टेट।
आपको ध्यान रखना है जो तीसरा एस्टेट था वह क्या है, वही केवल कर अदा करता था और बाकी दोनों एस्टेट क्या है, कर लगाते थे। उन्हें विशेषाधिकार दिया गया था कि उनके ऊपर किसी प्रकार का कर नहीं लगेगा, पहले और दूसरे एस्टेट को। तो जो तीसरा एस्टेट है वही क्या है, लोगों को कर अदा करता था, अपने से ऊपर वाले एस्टेट को कर अदा करता था। पूरी आबादी का 90% जो किसान हैं वह क्या है, यानी कि अगर फ्रांस की पूरी जनसंख्या देखी जाए तो उसमें 90% जो कौन है, किसान थे उस समय, यानी कि 90% इतने ज़्यादा बड़ी मात्रा में जो जनसंख्या है वो किसानों की थी। फिर भी क्या है, उनके पास ज़मीन के मालिक किसान की संख्या बहुत कम थी, यानी कि यहाँ पर भूमिहीन जो किसान है वो अधिक मात्रा में थे और जो किसानों के जो मालिक, ज़मीन के जो मालिक हैं यानी खेतों के जो मालिक हैं वो बहुत कम मात्रा में थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए 60% जो ज़मीन है उस पर कुलीन, चर्च और तीसरे एस्टेट के जो अमीर जो अधिकारी होते थे वही रहते थे। कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग को जन्मजात विशेषाधिकार प्रदान किया गया था और वह किस प्रकार से प्रदान किया गया था, जैसे कि मैंने आपको बताया है, इनके ऊपर किसी प्रकार कोई कर नहीं लगेगा, बल्कि वह क्या करेंगे, तीसरे एस्टेट से कर अदा करेंगे, कर लेंगे। अब इसमें देखिए किस प्रकार से कर लगाते थे। तो सबसे पहले कुलीन वर्ग है, उसे कौन सा कर लगाने का अधिकार था, सामंती कर लगाने का अधिकार था कुलीन वर्ग को, यानी कि किसानों पर सामंती कर लगाने का अधिकार किसको था, कुलीन वर्ग को था। चर्च जो थे, जितने भी चर्च के पादरी वगैरह होते थे, उन्हें किस प्रकार कर लगाने का अधिकार था, टाइथ जो कर है वह लगाने का अधिकार था। जो टाइथ है उसे धार्मिक कर कहा जाता है, यानी कि धार्मिक नाम पर भी क्या है, धर्म के नाम पर भी कर लगाया जाता था लोगों पर। सरकार जो है, यानी कि जो फ्रांस की उस समय जो सरकार थी, जो राजशाही थी, उसे कौन सा कर लगाने का अधिकार था, टाइल कर लगाने का अधिकार था, यानी कि प्रत्यक्ष कर, और इसके साथ साथ अप्रत्यक्ष कर लगाने का भी अधिकार था। अप्रत्यक्ष कर किस प्रकार के लगते थे, कौन सी वस्तुओं पर लगते थे, जैसे कि नमक हो गया, तंबाकू हो गए, इन सब पर लगता था। ये सारी की सारी जो, जैसे कि नमक है, तंबाकू, ये सारी की सारी रोज़ाना इस्तेमाल करने वाली वस्तुएं होती थी, यानी कि जो रोज़ाना प्रयोग करने वाली वस्तु हैं, दैनिक प्रयोग करने वाली वस्तुएं हैं, उन पर भी कर लगाया जाता था। इसका मतलब है हर चीज़ पर, हर वस्तु पर कर लगता था और कर के बोझ के तले क्या है, जो तीसरा वर्ग है वह दबा जा रहा था। इसी कारण उसने अपनी आवाज़ उठाई और फ्रांस की क्रांति हुई। तो ये हम आगे जाकर देखेंगे। तो अभी आपको याद करना है, कुलीन वर्ग क्या सामंती कर लगाता था, चर्च जो है टाइथ कर लगाता था, और सरकार जो है वो टाइल और अप्रत्यक्ष कर दोनों प्रकार की लगाती थी। जो समाज का आधार था, यानी कि जो धर्म है, न्याय है और समानता, ये किसी भी समाज के आधार होते हैं, धर्म, न्याय, समानता। परंतु फ्रांस में उस समय इन तीनों के स्थान पर क्या चीज़ स्थापित हो चुकी थी, उस समय इन तीनों के स्थान पर, धर्म के स्थान पर अधर्म कायम हो चुका था, यानी कि धर्म के नाम पर भी क्या इतना सारा जो कर है उनके ऊपर लगता था। तो अधर्म उस समय स्थापित हो चुका था, न्याय के स्थान पर अन्याय की जो व्यवस्था है वो स्थापित हो चुकी थी, और इसके साथ साथ समानता के स्थान पर असमानता का जो व्यवहार है वह हो रहा था। असमानता का व्यवहार किस प्रकार से, जो दो वर्ग है, प्रथम और द्वितीय, उन पर किसी प्रकार का कर नहीं लगता था, परंतु तीसरा जो वर्ग था, तीसरा एस्टेट था, उस पर कर लगाया जाता था। तो ये क्या है, ये असमानता थी। तो उस समय फ्रांस में धर्म, न्याय और समानता के स्थान पर अधर्म, अन्याय और असमानता कायम हो चुकी थी। अब देखेंगे हम आर्थिक परिस्थिति किस प्रकार की थी उस समय, जो आर्थिक रूप से किस प्रकार से जो फ्रांस है वो दिनों दिन डूबता जा रहा था, और उसके क्या क्या कारण थे वो भी हमें देखना होगा। तो उस समय जो फ्रांस है उसका जो आर्थिक संकट इतना ज़्यादा गहरा गया था, यानी कि जो आर्थिक संकट इतना ज़्यादा हो गया था फ्रांस में, कि उस समय जो राज्य का दिवालियापन है वह भी क्या कगार हो गया था, यानी कि वो भी खाली हो गया था। जो राज्य का जो राजकोष होता है वो, उसका खजाना भी समाप्त हो गया था। तो इतना ज़्यादा क्या है, आर्थिक संकट उसमें मंडरा रहा था। लुई जो 14वां है उसने लगातार बहुत सारे युद्ध किए और शाही कोष का जितना भी खजाना था उसे खाली करता गया। युद्ध होगा तो युद्ध में क्या है, अगर कोई भी वॉर होता है, अगर उसमें कोई भी देश शामिल होता है, ऐसे तो शामिल नहीं होता, उसे अपनी सेना भी भेजनी पड़ती है, सेना के लिए खान पान भी होता है। अगर उसे किसी प्रकार की चोट लग गई है तो उसके लिए जो स्वास्थ्य अस्पताल वगैरह जो हैं उसकी सुविधाएं भी देनी पड़ती है। इसके साथ साथ तो जो धन है वो बहुत अधिक मात्रा में लगता है।
तो जो धन था वह फ्रांस का इसी वजह से खाली हुआ क्योंकि लुई 14वें ने बहुत सारे युद्धों में भाग लिया था। अब ये लुई 16वां है, उसके शासनकाल में जो आपको याद रखना है, अमेरिका जो है उसको स्वतंत्र कराने के लिए युद्ध करवाया गया, आपको याद रखना है। क्यों किया गया था? क्योंकि इससे पहले क्या है, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में क्या हो गया था, आपस में मतभेद हो गया था। तो इसी कारण क्या है, इसका बदला लेने के लिए जो फ्रांस है उसने क्या किया, क्योंकि इंग्लैंड का शासन किस पे था, अमेरिका पर इंग्लैंड का शासन था, और अमेरिका को आज़ाद कराने के लिए फ्रांस ने उसका सहयोग किया। का कारण यही था, सहयोग करने का कारण यही था कि फ्रांस को इंग्लैंड से बदला लेना था, क्योंकि अमेरिका पर शासन किसका था, इंग्लैंड का था। तो इंग्लैंड का इनडायरेक्टली क्या है, बदला लिया गया है कि फ्रांस क्या है उसके सामने कमज़ोर नहीं है। और इसमें जो ये अमेरिका को स्वतंत्र कराने के चक्कर में जो फ्रांस है उसका कितना ज़्यादा कर्ज चढ़ गया उसके ऊपर, 10 अरब लिरवे का जो कर्ज है उसके ऊपर चढ़ गया। उस समय जो लिरवे है वो फ्रांस की मुद्रा का मूल्य हुआ करता था, आपको ध्यान रखना है। परंतु जो लिरवे है उसे क्या है 1794 में समाप्त कर दिया गया था, आपको ये बात भी ध्यान रखनी है। लिरवे को 1794 में समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद उसकी एक अलग मुद्रा हो गई थी। 16वें के शासनकाल के आते आते जो फ्रांस की स्थिति वो दिन ब दिन बदतर होती जा रही थी। तो जो लुई 16वां है, क्योंकि उस समय जो राज्य कोष था वो भी खाली हो चुका था, और इतना ज़्यादा अरब का जो लिरवे है, 10 अरब लिरवे का जो उसके ऊपर कर्ज था वो भी आ चुका था। तो वो कहाँ से चुकाएगा? तो इसके लिए उसने क्या किया, जो तुर्गो और नेकर है उन दोनों से, ये दोनों के दोनों उसके वित्तीय सलाहकार थे, और इनसे क्या की, इससे बातचीत की कि किस प्रकार से जो ये आर्थिक संकट है इसे दूर किया जाए। तो इन्होंने सलाह दी कि जिनको विशेषाधिकार दिया गया है, कर से छूट दी गई है, उनको भी क्या कर दिया जाए, उन पे भी कर लगा दिया जाए। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे, इसके बारे में थोड़े बाद में हम चर्चा करेंगे। तो अभी इसे यहीं पर रोक देते हैं इस वाले को। अब देखिए फ्रांस की जो जनसंख्या है उस समय कितनी थी, उस समय सन 1715 में फ्रांस की जनसंख्या 2.3 करोड़ थी। परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया 1789 आया, सन 1789 में जो जनसंख्या फ्रांस की बढ़कर कितनी हो गई, 2.8 करोड़ हो गई। जनसंख्या तो लगातार बढ़ रही थी, जनसंख्या बढ़ती है तो आपको पता होगा क्या होता है, जो भी संसाधन होता है उसमें बोझ भी उतना ही पड़ता है। यानी कि जो जनसंख्या बढ़ी है उनके लिए खाना भी चाहिए, पानी भी चाहिए, हर चीज़ चाहिए। अगर देखी जाए तो अगर इससे अपने घर से रिलेट करके चलिए, अगर आपके घर में एक मेंबर भी आ जाता है एक्स्ट्रा, तो आपके घर में हर एक चीज़ जो पहले जितनी यूज़ होती थी उससे थोड़ी सी बढ़कर यूज़ होने स्टार्ट होगी। ऐसे जो फ्रांस की जो जनसंख्या है वह 2.3 करोड़ से 2.8 करोड़ हो जाती है 1789 में। तो क्या है, उसके ऊपर बोझ पड़ना और स्टार्ट हो जाना चाहिए था। परंतु जो सरकार है, यानी कि जो उस समय लुई 16वां था, उसने इसके तरफ कोई कदम नहीं बढ़ाया इसके सोल्यूशन के लिए। जो जीविका संकट है वह उत्पन्न हो गया था। जीविका संकट का मतलब यही है कि अपना जो जीवन व्यापन करने के लिए जितनी जीविका चाहिए उतनी उनके पास नहीं थी, और बल्कि इसके ऊपर भी क्या है, कर लगाया जा रहा था। किसके लिए? अपना जो राजकोष है उसे भरने के लिए उस पर कर लगाया जा रहा था। अपना कर्ज अदा करने के लिए जो सरकार है अपना कर चुकाने के लिए उनके ऊपर और भी ज़्यादा कर बढ़ाकर लगा रही थी। तो इससे जो है जीविका संकट उत्पन्न हो गया था। तो इसके कारण भी क्या, जो लोग हैं वह क्रोध में भर गए थे। अब देखिए तत्कालिक कारण क्या था, यानी कि मेन कारण क्या था। तत्कालिक का मतलब होता है तुरंत घटने वाला जो कारण था, जिसके कारण जो फ्रांस में जो ये रिवॉल्यूशन हुआ वो देखेंगे हम। आर्थिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए जो एस्टेट जनरल जो है उसकी बैठक बुलाई गई। एस्टेट जनरल की जो बैठक होती है उसे प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। फ्रांस में एक रूल था कि अगर जो सम्राट है, अगर वह जो कर है उसे बढ़ाना चाहता है तो उसे क्या करना पड़ेगा, पहले बैठक बुलानी पड़ेगी। और इस बैठक में क्या है, जितने भी एस्टेट हैं, यानी कि प्रथम एस्टेट, द्वितीय एस्टेट और तृतीय एस्टेट, इन तीनों एस्टेटों की एक बैठक हुआ करती थी, प्रतिनिधि सभा जिसे कहा जाता था एस्टेट जनरल बैठक। तो इसे बुलाया जाना था क्योंकि अब क्या है, फ्रांस के ऊपर इतना ज़्यादा क्या हो गया है, जो युद्धों के कारण उसका राजकोष खाली हो चुका है। तो सम्राट के सामने एक ही यहाँ पर हमने देखा था, ये वाला जो पॉइंट इसमें बताया गया है कि जो तुर्ग है और नेकर है उन दोनों ने सलाह दी कि क्या है, कर को बढ़ा दो। तो इसके कारण क्या है, उसे अब क्या है, ये बैठक बुलानी पड़ी। जो ये बैठक जैसे ही बुलाई गई वैसे ही जो फ्रांस की जो स्थिति थी वो एकदम से बदल गई। यानी कि फ्रांस की क्रांति का पहला कदम, तत्कालिक कदम यही माना जाता है। तो किस प्रकार से माना जाता है, चलिए देखते हैं। प्रतिनिधि सभा थी, एस्टेट जनरल की जो बैठक थी, लास्ट टाइम कब बुलाई गई थी, ये बुलाई गई थी सन
1614 में। तो देखिए कितना टाइम हो चुका है, यानी कि लुई 16वां का जो शासनकाल है वो भी शुरू हो चुका है। इतने समय के बाद, लगभग 175 वर्ष के बाद क्या है ये बैठक बुलाई गई थी। इतने सालों से ये बैठक नहीं बुलाई जा रही थी। ये इम्पोर्टेंट है, आपको याद करना है, ये पूछ लिया जाता है। अब देखिए 5 मई 1789 को यह बैठक बुलाई गई। आपको ये याद रखना है कि ये अंतिम बैठक इसकी कब हुई थी, कितने टाइम के बाद दोबारा बैठक बुलाई गई है, और उसकी तारीख याद करनी है 5 मई 1789। जो नए करों का जो प्रस्ताव है उसे स्वीकार करने के लिए बैठक बुलाई गई थी। अब इसमें एक ऐसी जो सिचुएशन है वो खड़ी हो गई जो सम्राट ने सोची भी नहीं थी। वो क्या थी वो देखते हैं हम। 20 जून को जो है तीसरे एस्टेट के जितने प्रतिनिधि हैं वो वायसराय के इंदौर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। जो वायसराय है वहाँ पर क्या है सम्राट रहता था, आपको ध्यान रखना है। ऐसा हुआ जो सम्राट ने सोचा भी नहीं था। वो क्या हुआ, जो तीसरा एस्टेट है, जो प्रथम एस्टेट और जो द्वितीय एस्टेट है, इन दोनों को क्या था। अब इसके बारे में आपको एक छोटा सा मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि 5 मई 1789 को जब बैठक बुलाई गई थी, इसके बारे में छोटी सी जो इसमें डिस्कशन हुआ था वो हमें देखना है, और किस तरीके से बैठक है, इसमें किस प्रकार कितने सदस्य, कौन से एस्टेट क्या थे वो भी हम चर्चा करते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एस्टेट जनरल की बैठक की। तो जो एस्टेट जनरल की जो बैठक होती थी उसमें 300 जो प्रतिनिधि हुआ करते थे, ये दोनों मतलब कि जो प्रथम एस्टेट है उससे भी 300 प्रतिनिधि आते थे, और जो दूसरा एस्टेट था उससे भी क्या है 300 प्रतिनिधि आते थे। पर जो तीसरा एस्टेट था उससे क्या है 600 प्रतिनिधि आते थे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 600 प्रतिनिधि आ रहे हैं, तो आप सोचेंगे कि जो तीसरा एस्टेट है उससे इतने ज़्यादा जो प्रतिनिधि वो आ रहे हैं, तो फैसला क्या है इनका ही होगा। देखिए यहाँ पर 300 जो हैं, ये जो प्रतिनिधि सभा हुआ करती थी, ये किस लिए हुआ करती थी, जो कर है उसे बढ़ाने के लिए की जाती थी। कर के विषय में हुआ करती थी ये बैठकें, जितनी ये प्रतिनिधि सभा हुआ करती थी। तो जो 300 यानी कि जो पहले एस्टेट का है और जो दूसरे एस्टेट के प्रतिनिधि हैं वो क्यों चाहेंगे कि उनके ऊपर कर लगाया जाए, तो अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो इन दोनों के भी कितने हैं 600 बनकर आते हैं टोटल प्रतिनिधि। तो उस समय बात ध्यान रखनी है कि हर वर्ग को क्या है एक वोट देने का अधिकार दिया गया था इस प्रतिनिधि सभा में। एक वोट का मतलब है कि जो प्रथम एस्टेट है उससे भी चाहे 300 जो प्रतिनिधि हैं वो आकर बैठते हैं वहाँ पर, परंतु उससे भी क्या है एक वोट दिया जाएगा। जो दूसरा एस्टेट है वो भी क्या है एक ही वोट दे सकता है, इससे ज़्यादा वोट नहीं दे सकता। और तीसरे एस्टेट के 600 व्यक्ति दिखाए गए हैं, 600 प्रतिनिधि दिखाए गए हैं, पर इसको भी क्या है 2 वोट देने का अधिकार नहीं है, केवल 1 वोट देने का अधिकार है। तो इसका मतलब है चाहे कोई भी फैसला हो, ये दोनों मिलकर क्या है, इनके दोनों मिलकर एक जैसे फैसले होते थे, तो 2 वोट इनके हो जाते थे, प्रथम और द्वितीय जो वर्ग है उसका। और जो तीसरा एस्टेट है वो केवल 1 वोट लेकर रह जाता था। परंतु करों के बारे में, क्योंकि जो जीविका संकट है वो उत्पन्न हो गया था, और जो तीसरा एस्टेट के जो पढ़े लिखे लोग थे, जो वकील थे, उन्होंने दिमाग मारा, उन्होंने सोचा कि हम क्या है चाहे कुछ भी कर ले, हमको तो हारना ही है, यानी कि हमारे ऊपर कर लाद ही जाना है। इसका मतलब हमारे ऊपर जो कर है वो बढ़ ही जाएगा। अगर ये दोनों के दोनों जो वर्ग हैं वो चाहेंगे तो हमारे ऊपर कर बढ़ जाएगा। तो इसलिए उन्होंने अपना एक विचार प्रस्तुत किया कि क्या होना चाहिए। ये जो तीसरे एस्टेट के जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने यह अपना विचार प्रकट किया कि क्या होना चाहिए, हर एक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। और जो ये विचार था ये कहाँ से आया था, ये रूसो के द्वारा आया था। आपको ध्यान रखना है, ये अभी वर्तमान में जो लोकतंत्र में हर व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार दिया गया है, यानी कि ये कहाँ से आया हुआ है, ये विचार रूसो के द्वारा दिया गया है कि हर व्यक्ति क्या है अपने लिए वोट दे सकता है। तो ये जो विचार है इससे प्रभावित था तीसरा एस्टेट का पढ़ा लिखा वर्ग, और उसने क्या किया, ये जो विचार था ये रखा सभा में कि हर व्यक्ति को क्या होना चाहिए, एक वोट देने का अधिकार होना चाहिए। इस विचार को माना नहीं गया, और उसी समय क्या है ये जो प्रतिनिधि सभा थी यानी कि एस्टेट जनरल की जो बैठक थी वो वहीं पर समाप्त हो गई, और जो तीसरा वर्ग है वह नाराज हो गया, और इन्होंने ठान लिया कि अब तो क्रांति होनी ही है। तो यहाँ से हुई क्रांति की शुरुआत, ये तत्कालिक कारण था।
अब देखिए हम दोबारा से अपने नोट्स पर आते हैं। 20 जून को क्या किया, इन तीसरे एस्टेट के जो भड़के हुए लोग थे इन्होंने फैसला किया कि अब क्या है, अब तो क्रांति होनी ही है। और इसके लिए इन्होंने 20 जून को तीसरे एस्टेट के जितने व्यक्ति थे वो सारे के सारे ज़्यादातर जमा हुए, जितने भी प्रतिनिधि थे वो जमा हुए। वो कहाँ पर जमा हुए, वाइस राय के इंदौर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा, आपको ध्यान रखना है। वाइस राय के इंदौर टेनिस कोर्ट में जमा हुए थे, पहली बार क्रांति करने से पहले यहाँ पर जमा हुए थे। तो और इन्होंने फैसला किया कि अब हम सब क्या हैं, यानी कि तीसरे एस्टेट के जितने प्रतिनिधि थे वो यहाँ पर जमा हुए थे और इन्होंने फैसला किया कि अब हम सब क्या हैं, अब हमें क्या है स्वतंत्रता, अब हमें क्या है इस सम्राट की शक्ति को कम करना ही होगा। ये जब मन चाहता है हमारे ऊपर कर उतना ही बढ़ाता जाता है, ये कोई बात नहीं होती। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, अब ये भड़के हुए थे, इन्होंने शपथ ली कि हम क्या है अब से नेशनल असेंबली, इन्होंने अपनी जितने व्यक्ति थे इन सब ने मिलकर, जितने भी प्रतिनिधि थे इन सब ने मिलकर अपने आप को नेशनल असेंबली बताया, अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। बहुत बार नेशनल असेंबली के स्थान पर आपको क्या है राष्ट्रीय असेंबली भी देखने को मिलता है या राष्ट्रीय सभा भी देखने को मिलता है। तो अगर हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो वही होगा इसका। तो नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और शपथ ली कि जब तक इस सम्राट की, फ्रांस का जो सम्राट है, जब तक इसकी शक्ति कम नहीं होगी तब तक क्या है हम इसी रूप से क्या है संघर्ष करते रहेंगे और तब तक हमारी ये जो असेंबली है वो क्या है भंग नहीं होगी। और किस प्रकार से सम्राट की शक्तियों को कम किया जाए, इसके लिए इन्होंने एक तरीका सोचा और इन्होंने तय किया कि एक संविधान ऐसा बनाया जाएगा जिसमें क्या है इस सम्राट की शक्ति कम हो जाएगी। अगर नहीं बनाया गया हमारे द्वारा यह संविधान तब तक क्या है यह असेंबली समाप्त नहीं होगी, यानी कि नेशनल असेंबली भंग नहीं की जाएगी। और इसका नेतृत्व कौन कर रहा था इस नेशनल असेंबली का, इसका नेतृत्व कर रहे थे, दो व्यक्ति कर रहे थे, मिराबियो और आबे सीए। आपको ध्यान रखना, मिराबियो और आबे सीए नेशनल असेंबली का नेतृत्व कर रहे थे। अब देखिए नेतृत्व के बारे में हमने देख लिया, मिराबियो और आबे सीए ने इसका नेतृत्व किया था। 14 जुलाई को इन्होंने क्या किया, जो नेशनल असेंबली है, अब हम यहाँ पर तृतीय एस्टेट के प्रतिनिधि नहीं बोलेंगे क्योंकि इन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया है। अगर आप हिस्ट्री को एक कहानी की तरह देखते जाएंगे, समझते जाएंगे तो याद रहेगा। और जो डेट्स हैं उसे आप इंपॉर्टेंट डेट्स को एक साथ लिख लीजिए कि कब कौन सी घटना हुई है, तो वो आपको अच्छे से याद रहेगा। देखिए 14 जुलाई को जो नेशनल असेंबली है इसने बास्तील पर धावा बोल दिया, यानी कि जो बास्तील था इससे वो बड़ी नफरत करते थे क्योंकि बास्तील का जो स्थान था इसे एक प्रकार से जेल की तरह रखा जाता था। तो इसलिए क्या है उसे क्या है, क्योंकि जेल में कौन जाएगा, तृतीय वर्ग के ही जो लोग हैं वो जाएंगे अगर वो विरोध करेंगे। तो इसलिए जो ये नेशनल असेंबली थी उसने सबसे पहले क्या किया, नेशनल असेंबली ने सबसे पहले बास्तील पर धावा बोल दिया, बास्तील पर आक्रमण कर दिया और उसे तोड़ दिया। और तोड़ने के बाद एक तो मलबा इकट्ठा हो जाता है और बाकी जितने भी उसकी इमारतें वगैरह थी वो सारी के सारी जो टूटी हुई इमारतें थी, तृतीय वर्ग के जो पढ़े लिखे लोग थे या फिर जिनको पता था कि आगे जाकर इसकी कीमत ज़्यादा होगी, उन्होंने इकट्ठा करके अपने पास रख लिया। तो यानी कि है इसका मतलब है बास्तील को क्या है पूरी तरीके से उसका सत्यानाश कर दिया गया था। तो ये हुआ था 14 जुलाई को, आपको ध्यान रखना 14 जुलाई 1789, क्योंकि 1789 की बात चल रही है अभी। अब देखिए 14 जुलाई को ही क्या हुआ, फ्रांस को स्वतंत्रता दिवस के तौर पर मनाया जाता है। यानी कि फ्रांस में अभी वर्तमान में भी क्या है, सबसे पहले जो फ्रांस की क्रांति की शुरुआत ही कहाँ से हुई है, बास्तील से उसकी शुरुआत हुई है 14 जुलाई। तो इसलिए फ्रांस में अभी भी क्या है 14 जुलाई को ही स्वतंत्रता दिवस के तौर पर उसे मनाया जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि फ्रांस को कब मनाया जाता है स्वतंत्रता दिवस, या फिर ये जो कौन सी घटना से रिलेट करके जो फ्रांस का जो स्वतंत्रता दिवस है वो मनाया जाता है। तो कई तरीक़ों से ये जो डेट है इम्पोर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखनी, यहीं से फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई थी। अब देखिए दार्शनिक की भूमिका, हम दार्शनिकों की भूमिका देखेंगे। दार्शनिक मतलब कि जो अपने विचार प्रकट करते हैं। तो आपको पता होगा जो अमेरिकी क्रांति हुई थी, अमेरिकी रिवॉल्यूशन हुआ था, उसमें भी जो विचारकों के द्वारा जो विचार दिए गए थे उनसे जो लोग हैं वो प्रभावित हुए थे। इसी तरीके से जो फ्रांस की क्रांति हुई है वहाँ पर भी क्या है, बहुत सारे जो विचारक हैं उन्होंने जो भी विचार दिए उनसे जो लोग हैं
वो प्रेरित हुए थे, क्योंकि जो लोग होते हैं जिनमें सोचने समझने की शक्ति होती है वह विचार प्रकट करते हैं, जो व्यवस्था चल रही होती है उसके बारे में स्पष्ट रूप से बताते हैं। तो जिससे कि जो लोग होते हैं उन्हें पता चलता है क्या चीज़ हमारे साथ सही हो रही है और क्या नहीं हो रही है। तो ये जो योगदान है फ्रांसीसी क्रांति में, कुछ इम्पोर्टेंट जो दार्शनिक है उनके बारे में हमें देखना है, और कौन सी बुक में उन्होंने ये जो विचार अपने प्रकट किए हैं वो भी हमें देखना है। तो देखिए, सबसे पहला जो मॉन्टेस्क्यू है उसके बारे में देखेंगे, और मॉन्टेस्क्यू की एक सबसे जो प्रसिद्ध बुक है वह है द स्प्राइट ऑफ लॉ। तो इस बुक में मॉन्टेस्क्यू ने अपने कुछ विचार प्रकट किए थे जिससे कि जो लोग हैं वो ज़्यादा प्रभावित हुए थे। पहला जो इसका विचार था वो ये था कि जो राजा है उसे दैवीय अधिकार नहीं दिया गया है। यानी कि आपने देखा था पार्ट 1 में कि जो लुई 14वां था उसने क्या अपने आप को क्या घोषित कर रखा था कि वह दैवीय सिद्धांत जो अपना रखा था उसने, कि वह क्या है, ईश्वर के द्वारा भेजा गया है प्रजा पर शासन करने के लिए, उसे सत्ता क्या है ईश्वर ने प्रदान की है, गॉड ने प्रदान की है। तो इसी जो विचारधारा, इसी सिद्धांत का जो खंडन है वह मॉन्टेस्क्यू ने अपनी द बुक स्प्राइट ऑफ लॉ में लिखा था। तो मैं आपको बता दूं, अब यहाँ पर एक बात इम्पॉर्टेंट है कि जो पढ़े लिखे लोग थे वो क्या हैं, वो तो पढ़ सकते थे इनके विचारों को, बाकी बिना पढ़े हुए लोग थे वो कहाँ से प्राप्त करते होंगे इनके विचारों को। तो जो पढ़े हुए लोग थे वो क्या करते थे, इनके विचारों को, इनके जहाँ पर भी इनके थॉट्स लिखे होते थे उनको पढ़कर, ज़ोर ज़ोर से पढ़कर सुनाते थे, और उसके आसपास जितने भी लोग होते थे या तो पेड़ के नीचे, इस तरीके से वो क्या करते थे, उनके विचारों को प्राप्त करते थे और इससे प्रभावित होते थे। तो ये एक तरीका रहा था उस समय। अब दूसरा जो मॉन्टेस्क्यू है उसने विचार दिया था कि जो शक्ति के पृथक्करण की बात कही थी। शक्ति का पृथक्करण का मतलब क्या होता है, शक्ति को बांटना। इसका मतलब है किसी एक के पास सारी की सारी शक्ति ना होना, बल्कि उसे कई भागों में बांट देना। तो उस समय क्या था, राजशाही था, राजतंत्र था, तो इसलिए क्या है, राजा के पास, सम्राट के पास ही सारी की सारी शक्तियाँ थी। पर बाद में क्या किया, उन शक्तियों को बांट दिया गया संविधान बनाकर। सम्राट के पास ही सारी की सारी शक्तियाँ थी। तो इसी के बारे में क्या मॉन्टेस्क्यू ने अपनी किताब में लिख रखा था कि सारी की सारी शक्तियाँ एक के पास न होकर अलग अलग जो संस्थाएं हैं उनके पास होने चाहिए, अलग अलग अंग होने चाहिए शासन व्यवस्था के। तो इसी का जो प्रभाव है अब वर्तमान में हम देख सकते हैं, ज़्यादातर जो लोकतांत्रिक देश हैं उसमें क्या है, विभिन्न अंगों के द्वारा जो शासन व्यवस्था है वह कायम है। अब देखिए, मॉन्टेस्क्यू ने अपना एक और विचार प्रकट किया था, वह था निरंकुश राजतंत्र के दोषों को उजागर किया उसने अपनी इस बुक में द स्प्राइट ऑफ लॉ। आपको नाम याद करना है, द स्प्राइट ऑफ लॉ किसकी है, मॉन्टेस्क्यू है, मॉन्टेस्क्यू के द्वारा लिखी गई है। तो इसने जो निरंकुश राजतंत्र था, यानी कि निरंकुशवाद, वो भी किसके अंदर, राजतंत्र के अंदर, जो राजा का शासन था वह निरंकुश हो गया था। इसका मतलब है राजा जो चाहे अपनी इच्छा अनुसार कर देता था, उसे प्रजा से कोई भी लेना देना नहीं था। ये था निरंकुश शासन, वो भी राजतंत्र में। तो इसके दोषों को क्या है, उसने बहुत अच्छी तरीके से अपनी इस बुक में उसके बारे में बताया है। तो जिससे क्या है, जितने भी लोग हैं उन्हें पता चला है कि हमारे साथ क्या हो रहा है असल में। अब देखिए, जो संवैधानिक राजतंत्र की बात है वो भी क्या है, इसने अपनी इस बुक में बताई है कि संवैधानिक राजतंत्र किस प्रकार का होता है। संविधान भी लागू रहता है और जो राजतंत्र है वो भी कायम होता है। तो अगर आप अभी आपने जितने भी इसके सिद्धांत देखे हैं, जितने भी थॉट्स देखे हैं मॉन्टेस्क्यू के, अब धीरे धीरे आखिरी जब आप फ्रांसीसी क्रांति पूरी पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि जो फ्रांस के जितने भी लोग थे वो ज़्यादातर इसी से प्रभावित थे। उन्होंने संविधान बनाया और साथ साथ में जो राजतंत्र है उसको भी कायम रखा। यानी कि लुई 16वां भी रहा और संविधान भी रहा, ऐसा भी दौर आया था। तो उसके बारे में भी आप देखेंगे। और जो शक्ति पृथक्करण है उसके बारे में भी आप देखेंगे, शक्ति का विभाजन किया गया था। अगला देखिए, वाटलेयर। जो वाटलेयर है, इसकी जो बुक है, जो इम्पोर्टेंट बुक है जिसमें इसने सारे जो थॉट्स अपने लिखे हैं ज़्यादातर, वो है लेटर्स ऑन इंग्लिश। तो वाटलेयर की लेटर्स ऑन इंग्लिश है। इसने इस बुक में अपने थॉट्स जो दिए हैं उसमें इम्पॉर्टेंट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट थॉट रहा है फ्रांसीसी क्रांति के लिए जिससे लोग प्रभावित हुए हैं, वो था चर्च के भ्रष्ट आचरण, असहिष्णुता, अन्याय, दमन और अत्याचार के विरुद्ध
इसने लिखा है अपने इस द लेटर ऑन इंग्लिश बुक में। इसने जो चर्च के द्वारा जो लोगों के ऊपर जो अत्याचार किया जाता था, जो आचरण का व्यवहार था, भ्रष्ट आचरण का व्यवहार, यानी कि अपने लिए क्या है वह भ्रष्टाचार भी अपनाते थे जो चर्च के पादरी थे, असहिष्णुता हो गया, अन्याय किया जाता था, लोगों के ऊपर दमन किया जाता था, यानी कि लोगों को शोषण किया जाता था, अत्याचार किया जाता है, इन सब के विरोध में क्या है इसने अपने इस बुक में लिखा है। तो बाद में आप देखेंगे फ्रांस की क्रांति के द्वारा क्या हुआ, जो चर्च है वो व्यवस्था बिल्कुल समाप्त कर दी गई थी। तो जो फ्रांस के लोग हैं इससे प्रभावित हुए थे। अब रूसो जो है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो रूसो के द्वारा जो हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है, उससे प्रेरित होकर जो प्रतिनिधि सभा है उसने क्या किया था, यह विचार रखा था। प्रतिनिधि सभा में तीसरे एस्टेट के लोगों ने यह विचार रखा था कि हर व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार होना चाहिए। तो वो नहीं हुआ, तो इसलिए क्या नेशनल असेंबली जो है वह बनाई गई। और अब आप देखेंगे कि नेशनल असेंबली ने बास्तील पर क्या किया, कब्जा कर दिया, बास्तील पर क्या हमला कर दिया, वो आप देखेंगे अब आगे। तो ये जो सब कुछ मैं बता रही हूँ हमने पार्ट 1 में देख लिया था। अब देखिए जो रूसो है, रूसो की जो बुक है इंपॉर्टेंट एमिली बुक रही है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट रहा है और रूसोनी रही है। जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक कही जाती है रूसो की, आपको ध्यान रखना है। तो ये तीनों बुकों के नाम याद रखने हैं और इन तीनों बुकों में जो रूसो है उसने अपनी कुछ इंपॉर्टेंट थॉट्स हैं वो दिए हैं। पहला जो रूसो है वो स्वतंत्रता के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, आपको ध्यान रखना है। स्वतंत्रता का जहाँ भी नाम आता है वहाँ रूसो को याद किया जाता है। तो जो रूसो है उसने अपनी इन बुक में तीनों की तीनों जो फेमस बुक है, इन तीनों में जो रूसो है उसने स्वतंत्रता की बात कही है। इसके साथ साथ प्रत्येक व्यक्ति को मत देने का जो अधिकार, जैसे कि मैंने आपको बताया है, हमने पार्ट 1 में भी देखा था, तो प्रत्येक व्यक्ति को मत देने का अधिकार जो है रूसो ने अपनी इन बुक में लिखा है। तो इसी से प्रभावित होकर आज हम देख रहे हैं वर्तमान में जितने भी देश हैं, ज़्यादातर देशों ने क्या है, हर व्यक्ति को क्या है वोट देने का अधिकार दिया गया है, चाहे वह भारत ही क्यों ना हो। भारत में भी क्या है, हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है। तो कहीं ना कहीं रूसो के विचार से प्रेरित होकर ही ये फैसले जो हैं, ये जो हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है वह लागू हुआ है। ये कुछ इम्पोर्टेंट जो विचारक थे हमने देखे हैं यहाँ पर। अब आगे देखिए। अब देखिए जो रूसो है उसने कुछ इम्पोर्टेंट जो वाक्य कहे हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्वतंत्रता के लिए, वो आपको याद रखनी है, समझना है। तो देखिए रूसो कहता है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, यानी कि जो मनुष्य है वो बिल्कुल स्वतंत्र पैदा होता है, कि उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई भी पाबंदी नहीं होती है जब वह पैदा होता है। सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है और वह कहता है कि उसके साथ साथ जो मनुष्य है वो जंजीरों से जकड़ा हुआ रहता है पूरे जीवन भर। इन जंजीरों से मुक्ति पाने का एक तरीका है। अब रूसो बताता है कि ये जितनी भी जंजीरें हैं, यानी कि जितनी पाबंदियां हैं उसके ऊपर लगाई जाती है मनुष्य के ऊपर, परंतु जब वो जन्म लेता है उस समय तो वह स्वतंत्र होता है, परंतु आजीवन क्या है वह जंजीरों से जकड़ा रहता है। तो उन सब से स्वतंत्रता पाने के लिए, उन जंजीरों से मुक्ति पाने के लिए वह एक तरीका भी सजेस्ट करता है। वह बताता है कि हम प्राकृतिक आदिम अवस्था की ओर लौटें, यानी कि जहाँ पर ना तो राजा हो ना किसी के ऊपर शासन हो, ऐसी व्यवस्था जो पहले कायम थी उसी में हम लौट जाएं। तो ये जो है रूसो के द्वारा कहा गया है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको ये ध्यान रखना है। टीजीटी सोशल साइंस में ये भी देखा गया है, कुछ विचारकों के विचार लिख दिए जाते हैं, फिर पूछ लिया जाता है कि ये किसके द्वारा कहा गया, तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है ये। जो अन्य दार्शनिक, यहाँ पर हमने इम्पोर्टेंट जो दार्शनिक थे उनके बारे में तो बात कर ली है, और जो बचे हुए दार्शनिक हैं उनके बारे में देखिए। 18वीं शताब्दी के जो श्रेष्ठ विचारकों की जो रचनाएं हैं वह संकलित कर आम जनता तक पहुंचाने का जो श्रेय है फ्रांसीसी विद्वान दिदरो को जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है दिदरो। जो दिदरो है उसने क्या किया, 18वीं शताब्दी में जितने भी श्रेष्ठ विचारक थे उन सबके विचारों को क्या किया, संकलित कर लिया, इकट्ठा कर लिया और उन्हें क्या है आम जनता तक पहुंचाया, और इसका श्रेय दिदरो को जाता है। और अब आप समझ सकते हैं दिदरो ने ऐसा काम किया है, यानी कि वह क्या है लोगों को भड़का रहा है कि जो राज व्यवस्था वो सही नहीं है, जो राजतंत्र वो सही नहीं है। तो इसलिए जो राजा है या फिर सम्राट है उसका सबसे बड़ा घोर शत्रु कौन होगा, दिदरो ही होगा।
तो वही बात यहाँ पर बताई हुई है कि जो फ्रांस की जो सरकार थी उसका सबसे बड़ा जो शत्रु था वह था दिदरो। दिदरो ने जितने भी विचार थे, श्रेष्ठ विचारकों के जितने विचार थे उसे इकट्ठा किया था और आम जनता तक पहुँचाने का काम किया था। इसके लिए दिदरो ने अपनी जो पुस्तक है वो प्रकाशित की थी और उस पुस्तक पर क्या है, फ्रांस की सरकार ने बहुत सारे प्रतिबंध लगाए थे कि वह जनता तक ना जा पाए। परंतु चाहे कितने भी प्रतिबंध लगा दिए जाएं, जो विचार है वो तो पहुँच कर ही रहते हैं। तो यही हुआ फ्रांस में। देखिए फिजियोक्रात कौन था? जो फिजियोक्रात है विचारकों का एक ऐसा वर्ग था जो क्या करता था, फ्रांस में जो आर्थिक अव्यवस्था है और विश्व का क्या करता है, विश्लेषण करता था। तो ऐसे अर्थशास्त्रियों को जो आर्थिक व्यवस्था का विश्लेषण करते हैं उन्हें अर्थशास्त्री कहा जाता है। तो ऐसे अर्थशास्त्रियों का एक वर्ग उत्पन्न हो गया था फ्रांस में और उस वर्ग का नाम क्या था, फिजियोक्रात नाम दिया गया था उस वर्ग को। अब हम देखेंगे फ्रांसी क्रांति के जो घटनाक्रम रहे हैं या फिर किस प्रकार से उसके चरण रही है। मुख्यतः फ्रांसी क्रांति के जो चरण हैं वो कितने रहे हैं, वो 4 चरण रहे हैं। प्रथम चरण, दूसरा चरण, फिर तृतीय, फिर चौथा चरण। 4 चरण में फ्रांसी क्रांति कंप्लीट होती है, वही हमें देखने हैं। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है फ्रांसी क्रांति के कितने चरण हैं, तो उसका आपका 4 जो चरण है वो उसका सही रहेगा ऑप्शन। अब एक एक करके हर चरण में क्या क्या घटनाएं हुई हैं, कौन सी डेट इंपॉर्टेंट है, वो सारे इंक्लूड की गई हैं। तो चलिए देखते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा। बात की जाए प्रथम चरण की, जो पहला चरण है वो कब से लेकर कब तक का था, 1789 से लेकर 1792 का। अब जो 1789 है, आपने अगर फर्स्ट पार्ट देखा होगा तो आपको पता होगा, क्योंकि अगर आप फर्स्ट पार्ट नहीं देखेंगे तो आपको जो फ्रांसी क्रांति है वो अधूरी ही समझ में आएगी। बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे आपका माइंड में, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप पहले फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, तभी आप सेकेंड पार्ट को देखिएगा। तो जो फर्स्ट पार्ट में आपने देखा था कि जो 1789 जो समय था, जो ये सन था, इस सन में क्या हुआ था, जो प्रतिनिधि सभा है यानी कि एस्टेट जनरल की जो बैठक है वो बुलाई गई थी। वो किस लिए बुलाई गई थी, करों को बढ़ाने के लिए बुलाई गई थी, क्योंकि जो आर्थिक संकट उत्पन्न हो चुका था फ्रांस में, कई कारण रहे थे आर्थिक संकट उत्पन्न होने के। उस समय जनसंख्या बढ़ गई थी बहुत अधिक मात्रा में, साथ साथ जो युद्ध हैं उनके कारण भी आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था। इसके साथ साथ जो फसलें हैं वो क्या हैं, वो सही प्रकार से नहीं हो रही थी। जो फसलें हैं वो ख़राब हो रही थी मौसम के वजह से, जो भी कारण होते हैं फसलें ख़राब होने के, उनके वजह से हो गई थी, सूखा पड़ गया था उस समय। तो इसके कारण आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था। इसी आर्थिक संकट से छुटकारा पाने के लिए जो लुई 16वां है उसने सोचा कि अब जो उसने अपने जो वित्तीय सलाहकार है बातचीत करके कर बढ़ाने के बारे में सोचा। तो अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो 1789 से 1792 का जो विद्रोह है, क्योंकि प्रतिनिधि सभा जो है वो 3 एस्टेट, जो तीनों के तीनों एस्टेट हैं वो तीनों के तीनों इसमें शामिल होते हैं। तो तीसरा जो तृतीय एस्टेट था जो हमने बताया था वो कौन था, वो आम जनता थी। तीसरा एस्टेट जो था, जो आम जनता है उसके भी पढ़े लिखे लोग जो थे वो तीसरे एस्टेट के आते हैं। जो तीसरे एस्टेट के पढ़े लिखे लोग जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे प्रतिनिधि सभा का, अपने तीसरे एस्टेट का जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे प्रतिनिधि सभा में, यानी कि जनरल एस्टेट की जो बैठक थी उसमें अपना प्रतिनिधित्व कर रहे थे वो तीसरे एस्टेट के पढ़े हुए लोग। उन्होंने क्या किया, नेशनल असेंबली बना ली थी 1789 में। अब उसके बाद की जो ये कहानी है, जो फ्रांसीसी क्रांति है, वो हम देखेंगे। तो देखिए 14 जुलाई 1789 को क्या किया, जो ये भड़के हुए प्रतिनिधि थे, तीसरे एस्टेट के जो प्रतिनिधि थे, भड़के हुए नेशनल असेंबली जिन्होंने अपने आप को घोषित कर दिया था, जिसे कई बार नेशनल असेंबली को राष्ट्रीय सभा के नाम से भी लिखा जाता है। तो आपको दोनों नाम याद होने चाहिए, क्योंकि अगर राष्ट्रीय सभा आ गया और आपने इसका नाम ही ना सुना हो तो आप चौंक जाएंगे कहाँ से पूछ लिया गया है। तो जो राष्ट्रीय सभा है उसने क्या किया, 14 जुलाई 1789 को पेरिस में जो भीड़ इकट्ठी थी उसमें इसके साथ मिलकर बास्तील पर हमला कर दिया। बास्तील जो है वो एक जगह थी फ्रांस में जहाँ पर क्या है कैदियों को रखा जाता था। और कैदी कौन हुआ करते थे, कैदी जो तीसरे एस्टेट के लोग हुआ करते थे जो सम्राट का विरोध करते थे, इसीलिए क्या है उन्हें क्या है बास्तील में कैदी के रूप में रखा जाता था। तो तीसरा एस्टेट है वह बास्तील से घृणा करता था, इसलिए सबसे पहले वहीं पर आक्रमण किया उनके द्वारा। वो सभी जो बास्तील का किला है उसे पूरी तरीके से समाप्त कर दिया और यहीं से इसके क्रांति की शुरुआत होती है। अगर पूछा जाए क्रांति की शुरुआत कहाँ से होती है, सिंबल कौन सा है क्रांति की शुरुआत का, तो वो बास्तील है।
क्योंकि ये विद्रोह किया गया फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा और राजा को अब समझ में आना शुरू हो गया, लुई 16वां जो उस समय था, तो उसे समझ में आना स्टार्ट हो गया कि हाँ, अब जो प्रजा है वह इतने ज़्यादा विरोध में हो गई और नेशनल असेंबली बन गई है, अब ये नहीं रुकने वाली है। तो इस क्रांति को दबाने के लिए लुई 16वें ने क्या किया, नेशनल असेंबली को मान्यता प्रदान कर दी। इसके बाद क्या हुआ, 4 अगस्त 1789 को रात भर जो नेशनल असेंबली है उसका अधिवेशन चला। तो ये इम्पोर्टेंट है, जैसे ही उसे मान्यता प्राप्त हुई लुई 16वें के द्वारा 4 अगस्त 1789 को नेशनल असेंबली का पूरी रात अधिवेशन चला था और उसमें क्या है, कानून निर्मित करके सभी विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया था। विशेषाधिकार के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो प्रथम और द्वितीय जो ये 2 एस्टेट थे, इन दोनों को क्या था, विशेषाधिकार प्रदान प्राप्त था कि ये क्या है, कर लगा सकते हैं, वो भी किस पर, तृतीय एस्टेट के लोगों पर, तृतीय वर्ग के लोगों पर कर लगा सकते हैं, पर खुद कोई कर नहीं अदा करेंगे। तो इस विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया नेशनल असेंबली के द्वारा, क्योंकि अब क्या है, उसे मान्यता प्राप्त हो गई थी। इसके साथ साथ क्या है, इस तरह जो फ्रांस में सामंतवाद था वह क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो सामंतवाद समाप्त होने की जो घटना है वो कब हुई, 4 अगस्त 1789 को समाप्त हो गया सामंतवाद, और ये किसके द्वारा हुआ, नेशनल असेंबली के द्वारा हुआ। अब देखिए जो नेशनल असेंबली है उसने सन 1791, अब 1791 जो है इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें क्या किया, नेशनल असेंबली ने संविधान का प्रारूप तैयार किया। प्रारूप जो है वह पूरा कर लिया। प्रारूप मतलब फॉर्मेट, किस तरीके का उनका संविधान होगा, क्योंकि नेशनल असेंबली ने, अगर पार्ट 1 देखा है तो उसमें आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया था कि जो नेशनल असेंबली है वह क्या घोषित करती है कि अब से हम क्या नेशनल असेंबली है और हम तब तक शांत नहीं होंगे, तब तक ये नेशनल असेंबली भंग नहीं की जाएगी जब तक कि ऐसा संविधान ना बना दिया जाए जिससे सम्राट की शक्तियों पर क्या हो, काबू किया जा सके, नियंत्रण किया जा सके, कम किया जा सके। तो इसी चीज़ को पूरा करना चाहा नेशनल असेंबली। 1791 में नेशनल असेंबली ने संविधान को तैयार कर दिया, उसका प्रारूप तैयार किया और इसका उद्देश्य यही था, सम्राट की शक्तियों को कम करना, क्योंकि स्टार्टिंग से यही रहा इनका उद्देश्य। तो मॉन्टेस्क्यू है उसने क्या बात कही थी, मॉन्टेस्क्यू का क्या विचार था कि जो शक्तियाँ हैं वह क्या किसी एक के पास केंद्रित नहीं होनी चाहिए, वह बटी हुई होनी चाहिए, उनका पृथक्करण होना चाहिए। वही चीज़ यहाँ पर अपनाई गई। इसी से प्रभावित होकर इन्होंने क्या, शक्तियों का विभिन्न अंगों के बीच में, विभिन्न संस्थाओं के बीच में विभाजन किया। वो कौन सी संस्थाएं थी, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। धीरे धीरे जितने भी ये सारे विचारक हैं उनके विचार आप देखते जाएंगे कि फ्रांसीसी क्रांति में किस प्रकार से, जितने भी ये जो फ्रांसीसी क्रांति में जो ये लोग हैं वो किस प्रकार से इन विचारों से प्रभावित थे। इसके साथ साथ जो संविधान था जिसका प्रारूप तैयार किया गया था उसमें कुछ और भी चीज़ें हैं वो इंक्लूड कर दी गई। यह था 25 वर्ष तक के जितने भी पुरुष हैं उन सभी को क्या है, वोट देने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। पर इसमें एक शर्त रखी गई कि उन पुरुषों को वोट देने का अधिकार प्राप्त होगा जो क्या कम से कम 3 दिनों के बराबर की जो मजदूरी है उतना कर चुकाते होंगे। तो यहाँ पर ये जो शर्त है वो रख दी गई और तृतीय वर्ग के जो पढ़े लिखे लोग थे वही प्रतिनिधित्व कर रहे थे, वही उन्हीं की नेशनल असेंबली बनी थी। तो उन्होंने क्या है, क्योंकि वो तो क्या है वह कर चुका सकते थे 3 दिन की मजदूरी के हिसाब का, इसलिए क्या है उन्होंने केवल अपने तक सोचा और इसलिए क्या है उन्होंने 25 वर्ष के जो पुरुष है जो कर चुका सकते हैं 3 दिन की मजदूरी का, उन्हें ही क्या है वोट देने का अधिकार दिया। आपको पता होगा नेशनल असेंबली में वही शामिल थे जो तृतीय वर्ग में भी 3 बटे हुए थे। पहला जो था उसमें कौन आते थे, जो बड़े बड़े व्यापारी थे और इसके साथ साथ जो वकील थे, पढ़े लिखे लोग थे वो आते थे और उन्हीं की जो नेशनल असेंबली बनकर तैयार हुई थी। उन्होंने केवल अपने तक ही सोचा, तो इसमें जो है अपने से नीचे जो 2 वर्ग रह गए उसमें उन्हें शामिल नहीं किया। तो यहाँ पर ये जो चूक है यहाँ पर ये की गई थी, यहाँ पर ये गलती की गई थी। अब देखिए द्वितीय जो चरण है, प्रथम चरण समाप्त हो चुका है, अब जो द्वितीय चरण है वो स्टार्ट होता है 1792 से लेकर 1794 में। आपको ये जो डेट है वो ध्यान रखनी है, 1792 से 1794 में। अब इसमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ें हुई हैं उन्हें हम देखेंगे। तो जो लुई 16वां है उसने संविधान को मंजूरी दे दी थी, क्योंकि उसने ही क्या है नेशनल असेंबली को मान्यता प्रदान की है, तो संविधान को मंजूरी दे दी, उस पर भी हस्ताक्षर कर दिया उसने। परंतु उस संविधान से खुश नहीं था। क्यों? क्योंकि उसकी जो शक्तियां हैं वो नियंत्रित हो रही थी, कम हो रही थी। अगर उसकी जो शक्तियां, किसी भी व्यक्ति की शक्तियां कम होंगी या नियंत्रित होंगी तो वो खुश थोड़ी ना होगा। तो वही जो है लुई 16वें के साथ हुआ, वह खुश नहीं था। और फिर कहीं से यह बात आई कि लुई 16वें ने अपने लिए प्रशा का जो राजा है उसके साथ उसकी जो गुप्त वार्ता चल रही थी उसके बारे में पता चला फ्रांस के लोगों को कि जो लुई 16वां है वह संविधान से खुश नहीं है और प्रशा जो है
प्रशा के राजा से। और इसके साथ साथ जो ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया के साथ क्या है, वह एक योजना तैयार कर रहा है कि वह क्या करेगा, 1789 की गर्मियों में क्या करेगा, एक घटना को अंजाम देगा जिसमें क्या है, उसका जो शासन है वो दोबारा से स्थापित हो जाएगा। तो उसने किससे मदद ली, प्रशा और ऑस्ट्रिया से। यह योजना तैयार ही की गई थी जिसके बारे में क्या फ्रांस के लोगों को पता चल गया और उनका जो गुस्सा है वो भड़क उठा कि अभी तो जो क्या है राजा ने स्वीकृति प्रदान की थी और अब वह मुखर रहा है। तो इसलिए क्या है, उनका गुस्सा उत्पन्न हो गया और 1792 में, यानी कि उससे ही पहले ये योजना लागू नहीं हो पाई थी, यानी कि वह जो ये सोच रहे थे, ये प्लानिंग पूरी नहीं हो पाई थी, उससे पहले ही क्या फ्रांस के लोगों ने क्या किया, इसका विरोध कर दिया 1792 के अप्रैल में। आपको याद रखना 1792 के अप्रैल में जो नेशनल असेंबली है उसने क्या किया, प्रशा एवं जो ऑस्ट्रिया है इन दोनों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया, युद्ध की घोषणा कर दी। क्योंकि जो प्रशा और ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया क्यों साथ दे रहा है, जो लुई सोल्वा है, लुई सोल्वे का ऑस्ट्रिया क्यों साथ दे रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रिया की जो राजकुमारी एंटोनेट है वह उसकी पत्नी थी। ऑस्ट्रिया और प्रशा ये दोनों के दोनों इसके साथ दे रहे थे लुई सोल्वे का। तो नेशनल असेंबली ने घोषित कर दिया कि अब तो क्या है, युद्ध होकर रहेगा, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, हमारे विरुद्ध प्लानिंग कर रही है। इसमें आपको एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि ये जो युद्ध छिड़ा प्रशा और ऑस्ट्रिया के साथ फ्रांस के लोगों का, उसमें राजा शामिल नहीं था। लोगों ने राजा की जो नीति थी उसके विरुद्ध ये युद्ध छेड़ा था प्रशा और ऑस्ट्रिया के साथ। तो उसमें जो कवि रोजेर द लाइल के द्वारा रचित जो मार्शिले था, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है मार्शिले, आपको ध्यान रखना है। जो मार्शिले था रोजेर द लाइल के द्वारा लिखा गया था। इसकी जो लाइन थी वो क्या है, यानी कि जो इसका जो लिखा गया ये जो गीत था ये लोगों के द्वारा गा कर क्या है आगे बढ़ते गए। जैसे कि अगर आपको पता हो हमारे भारत देश में देखिए जो वंदे मातरम हो गया, इस तरीके के जो गीत हैं वो क्या है, वह के प्रेरणादायक गीत था। इसी प्रकार से फ्रांस के लोगों के लिए कवि रोजेर द लाइल के द्वारा रचित मार्शिले क्या था, वह प्रसिद्ध गीत था और इसे ये प्रेरक गीत था और इसे क्या है फ्रांस के लोग गाते हुए आगे बढ़े इस युद्ध में। तो ये पहली बार कहाँ गाया गया था, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये पहली बार गाया गया था मार्शिलेस, जो मार्शिलेस के स्वयं सेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था। जो मार्शिलेस के जो स्वयं सेवी थे इसका जो नाम है मार्शिले पड़ गया। किनके द्वारा गाया गया था, मार्शिले के जो स्वयं सेवी है उनके द्वारा गाया गया था, इसीलिए इसका नाम मार्शिले पड़ गया। अब वर्तमान में जो मार्शिले है वह क्या फ्रांस का राष्ट्रीय गान है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है मार्शिले किसके द्वारा रचित है, पहली बार कहाँ गाया गया था। अब देखिए 1791 का जो संविधान है अमीरों को शामिल किया गया था। यानी कि मैंने आपको बताया जो तीसरे एस्टेट में भी 3 वर्ग थे, यानी कि फ्रांस की व्यवस्था है वह 3 एस्टेट में बटी हुई थी, पहला, दूसरा और तीसरा। तीसरा जो एस्टेट था वो क्या है, वो खुद 3 वर्गों में बटा हुआ था, पहला, दूसरा और तीसरा। जो पहला एस्टेट था वह क्या था, पढ़े लिखे लोगों का, वकीलों का, इन सब का था। दूसरा जो एस्टेट था वो किसान और कारीगर का था। और जो तीसरा एस्टेट के लोग थे उसमें वो शामिल होते थे, वो वर्ग शामिल था जो गरीब था, यानी कि बहुत ज़्यादा गरीब था, जिनके पास खुद की ज़मीन ही नहीं थी, तो वो शामिल होते हैं इसके अंतर्गत। तो जो पहला जो वर्ग था जो अमीर है, तीसरे वर्ग में भी जो पहला वर्ग है जो अमीर है वह क्या है, केवल चुने हुए जो प्रतिनिधि थे वो भेज रखे थे प्रतिनिधि सभा में, और वही क्या है नेशनल असेंबली उन्होंने बनाई अपनी। तो इसलिए क्या है 1791 में जो ये संविधान पारित किया गया था, पहले एस्टेट के लोगों के द्वारा पारित किया गया था, नेशनल असेंबली के द्वारा पारित किया गया था, तो उन्होंने केवल अमीर लोगों के लिए ही अपना जो संविधान है ये तैयार किया था। आपने देखा जैसे कि 25 वर्ष की आयु के जितने पुरुष हैं जो 3 दिन की जो मजदूरी है उसके जितना कर चुकाते हैं, टैक्स चुकाते हैं, वही क्या है वोट दे सकते हैं। तो अमीरों ने अपने लिए ही संविधान तैयार किया था। तो इसके लिए तो अब इसके बारे में जो ये 2 वर्ग बच गए, दूसरा और तीसरा, तीसरे वर्ग में जो 2 एस्टेट है जो बच गई, अब वो इसके बारे में सोचने लग गए कि हमें तो कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ, जो हमने क्रांति की, जो बास्तील पर हमने आक्रमण किया, इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ, हमें तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, हमारे लिए ना तो संविधान बना ना कुछ और हुआ, ये तो केवल इस पहले वर्ग के लिए ही बनकर रह गया। तो इसलिए क्या है, अब वह जितने भी लोग थे वह क्या करने लगे, राजनीतिक क्लब में अड्डे जमा करने लग गए और वहाँ पर जाकर जो सरकारी नीतियाँ हैं उनका विरोध करना शुरू कर दिया और उनके बारे में चर्चाएं करनी शुरू कर दी और कार्य योजना पर बहस करने लगे। जो सरकारी नीतियाँ बनाई जा रही हैं उनके ऊपर बहस करने लगे, क्या सही है और क्या नहीं है। तो इस तरीके से जो ये वर्ग उभर कर आया, इस वर्ग को
जैकोबिन क्लब कहा जाने लगा। आपको याद रखना है, जैकोबिन क्लब कहा जाने लगा इस वर्ग को, जो ये वर्ग उभर कर आया था, जिसने यह महसूस किया कि हमारे लिए तो कुछ भी नहीं किया जा रहा है। अब जो ये द्वितीय चरण है, इसमें एक बात भी आपको और ध्यान रखनी है कि उस समय जो नेशनल असेंबली थी वो क्या हो गई थी, भंग हो गई थी। क्यों? क्योंकि लोगों का विरोध, जो लोग हैं उन्हें यह महसूस होना शुरू हो गया था कि जो नेशनल असेंबली है वो हमारे लिए कार्य नहीं कर रही है, वो तो केवल अपने लिए कर रही है, अमीर लोगों के लिए कर रही है। तो नेशनल असेंबली समाप्त हो गई थी, भंग हो गई थी, और जो नई उभर कर आई थी 1791 में व्यवस्थापिका सभा के नाम से जानी गई। और इसमें कितने सदस्य थे? 745 सदस्य थे। जैकोबिन क्लब है, बहुत इम्पोर्टेंट क्लब था। इसका नाम जैकोबिन क्लब इसीलिए रख दिया गया कि जिस क्लब में ये बैठक होती थी उसका नाम जैकोबिन था और इसी तौर पर इसका नाम जैकोबिन क्लब रख दिया। इसका जो मुख्य सदस्य था वो कौन था? वो था समाज का जो कम समृद्ध वर्ग था वही इसका मुख्य सदस्य था। और जो नेता वो कौन था? ये जो नेता है ये आगे चलकर बहुत ज़्यादा कड़क साबित हुआ, यानी कि इसका भी विरोध किया गया जो इसका नेता था, पर हम आगे जाकर देखेंगे। अब देखिए इसका जो नेता था वो कौन था? मैक्सिमिलियन रोबोस्फेयर थे इसके नेता। जो इसकी पहचान थी इस क्लब की वो किससे होती थी? धारीदार लंबी पतलून से होती थी, क्योंकि उस समय जो फ्रांस था, फ्रांस में क्या था? ब्रीचेस पहनने का फैशन था, यानी कि हाफ पैंट पहनने का फैशन था। पर जो ये जैकोबिन क्लब थे, क्योंकि ये कम समृद्ध लोग थे और वह उस फैशन को नहीं, यानी कि उस जो हाफ पैंट थी उसे नहीं खरीद पाते थे, इसलिए ये फुल पैंट पहनते थे, लाल टोपी पहनते थे। क्या है? इस क्लब की पहचान बन गई, यानी कि जो भी ऐसे कपड़े पहनता है वही क्या है? इस क्लब का सदस्य है। पर ऐसे कपड़े पहनने का महिलाओं का अधिकार नहीं दिया गया था। और इसी कारण जो जैकोबिन हैं उन्हें क्या है? सोक्लोथ नाम से जाना गया। क्यों? क्योंकि ये क्या हाफ पैंट पहनते थे। इसका सो क्लोथ मतलब यही है, फुल पैंट पहनने वाले। और चेस मतलब कौन होते थे? जो हाफ पैंट पहनते थे। अब देखिए जैसे मैंने आपको दिखाया कि लाल रंग की टोपी पहनते थे, और इन्हें लाल रंग की जो टोपी है वो स्वतंत्रता का प्रतीक बनाई गई इस क्लब के द्वारा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जैकोबिन क्लब के बारे में। जैसे कि अभी हमने ऊपर देखा था, जैकोबिन क्लब से ऊपर हमने देखा था कि जो राजा था वह संविधान के, वैसे तो उसने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे, सिग्नेचर कर दिए थे, पर वो संविधान के खिलाफ था, इसलिए वो प्रशा से और ऑस्ट्रिया से बातचीत कर रहा था। तो जैसे ही लोगों को पता चला कि जो राजा है वह संविधान के खिलाफ है, यानी कि संविधान को समाप्त करना चाहता है, तो फ्रांस की जनता ने क्या किया? राजा को घेर लिया। और राजा ने क्या किया? राजा भागता हुआ किसकी शरण में गया? जो व्यवस्थापिका सभा है उसकी शरण में गया। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, व्यवस्थापिका जो सभा है वो बन गई थी जब नेशनल असेंबली समाप्त हो गई थी। तो व्यवस्थापिका सभा की शरण में गया कि उसने यह सोचो शरण ली, यानी कि भागकर व्यवस्थापिका सभा के पास गया कि जो व्यवस्थापिका सभा है वो मेरे पक्ष में होगी। परंतु व्यवस्थापिका सभा क्या है? वह राजा के पक्ष में नहीं थी। और लुई सोलवा, क्योंकि उस समय लुई सोलवा ही था, लुई सोलवा को न्यायालय द्वारा क्या है? फांसी की सज़ा सुनाई गई। और उसे क्या है? 21 जनवरी 1793 को फांसी दे दी गई। और कहाँ दी गई? प्लेस द लॉ कॉनकॉर्ड में उसे सजा दी गई फांसी की। आपको ध्यान रखना है राजा को कब फांसी मिली, लुई सोलवे को कब फांसी मिली? 21 जनवरी 1973। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है ये। और इसके बाद जल्द ही क्या है, जो रानी है उसे भी क्या है? फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया, रानी एंटोनेट को। तो इस तरीके से जो राजतंत्र है वो यहाँ पर समाप्त होता है। अब फिर जैसे ही ये जो राजा है उसे सजा मिलती है, और उसके बाद क्या होता है? जो ये व्यवस्थापिका सभा है वो भी क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। और इसके बाद क्या है? जो वयस्क मताधिकार, क्योंकि व्यवस्थापिका सभा में भी क्या था? उस समय भी संविधान लागू था, तो उस समय भी क्या था कि जो 25 वर्ष तक के जो पुरुष हैं उन्हीं को वोट देने का अधिकार था। और उसमें से भी उन पुरुषों का अधिकार था जो 3 दिन तक की जो मजदूरी है उसके जितना कर अदा करते हैं। पर यहाँ पर क्या है? जैसे ही व्यवस्थापिका सभा समाप्त होती है, खत्म होती है, तो वयस्क मताधिकार क्या है? वो प्रदान कर दिया जाता है 21 वर्ष तक के जितने भी पुरुष है, 21 वर्ष या फिर उससे अधिक उम्र के जितने भी पुरुष हैं उन सभी को दे दिया जाता है। और यहाँ पर कोई शर्त नहीं रखी जाती है कि यानी कि सब पुरुष, चाहे वह अमीर हो, गरीब हो, चाहे कैसा भी हो, 21 वर्ष का होना चाहिए या फिर उससे ज़्यादा। पर यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट अगर आप बात देख रहे हो तो आपने देखा कि जो संविधान बना तो उस समय महिलाओं को अधिकार नहीं था वोट देने का। बाद में अब ये व्यवस्थापिका सभा समाप्त हो जाती है तो वयस्क मताधिकार कर दिया जाता है, पर केवल पुरुषों के लिए किया जाता है, मेल के लिए, फीमेल के लिए कुछ भी नहीं, महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं किया जाता है। तो ये जो आधार था, जैसे ही व्यवस्थापिका सभा खत्म होती है तो राष्ट्रीय कन्वेंशन जो है वह उसका गठन कर दिया जाता है। आपको ध्यान रखना है,
तो पहले कौन था, नेशनल असेंबली थी, फिर व्यवस्थापिका सभा आती है और फिर क्या है राष्ट्रीय कन्वेंशन आता है। और उसके दौरान क्या होते हैं, वयस्क मताधिकार दे दिया जाता है केवल पुरुषों को, वो भी कौन सी आयु तक, 21 वर्ष की आयु तक। और ये जो राष्ट्रीय कन्वेंशन है इसमें कौन था, राष्ट्रीय कन्वेंशन में जितने भी ये जैकोबिन क्लब के जितने भी व्यक्ति थे वो सारे के सारे राष्ट्रीय कन्वेंशन के तौर पर उन्हें उनका गठन कर दिया जाता है, वो अपने आप को राष्ट्रीय कन्वेंशन घोषित कर देते हैं। अब आपको याद हो कि जो जैकोबिन क्लब है उसका नेता कौन था, उसका नेता था रोबोस्फेयर। अब क्या है, रोबोस्फेयर जो नेता था अब वही क्या है सारी शासन व्यवस्था अपने हाथों में लेकर बैठ जाता है, क्योंकि हमने देखा कि जैसे संविधान बना था और ये नेशनल असेंबली के द्वारा बनाया गया था संविधान में क्या है शक्ति का विभाजन कर दिया गया था विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में। पर अब रोबोस्फेयर को दिखा कि वो क्या है वो भी अच्छे से काम नहीं कर पाया संविधान, तो इसलिए रोबोस्फेयर क्या सोचता है कि फ्रांस को सही तरीके से चलाने के लिए क्या है सारी की जो शक्तियाँ हैं उसे बांटना सही नहीं है, बल्कि क्या है सारी शक्तियों को एक हाथ में ले लेना सही है, यानी कि अपने पास लेना सही है। स्टार्टिंग में रोबोस्फेयर सही करना चाहता था, धीरे धीरे क्या करता है रोबोस्फेयर को लालच आ जाता है और वह बहुत ज़्यादा कठोर होता जाता है। सबसे कठोर अगर किसी का शासन कहा जा सकता है फ्रांस में वो था रोबोस्फेयर का। रोबोस्फेयर के शासनकाल में ही क्या जितने फ्रांस के लोग हैं पीड़ित भी हुए थे, तो इसे आतंक राज या फिर आतंक का युग भी कहा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कब से लेकर कब तक का था, 1793 से लेकर 1794 तक का ये शासनकाल था आतंक राज के नाम से जिसे जाना जाता है। ये रोबोस्फेयर के शासनकाल के नाम से कम जाना जाता है पर आतंक राज के नाम से, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जो लोग हैं उन्हें मारा गया था, वो गिलोटीन पर चढ़ा गए। गिलोटीन क्या होता है वो देखते हैं। अब यहाँ पर आप अपने सामने की पिक्चर देख रहे होंगे, अभी आप ये पिक्चर देख रहे हैं, इसमें ये क्या है, ये गिलोटीन मशीन है। जो गिलोटीन मशीन है इस प्रयोग इसलिए किया जाता था क्योंकि अगर फांसी दी जाती थी किसी को तो उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता था, कई बार अर्धमरा रह जाता था, फिर उसे दोबारा से फांसी दी जाती थी, तो इसमें काफ़ी कष्ट होता था जिस भी व्यक्ति को फांसी पर चढ़ाया जाता था। पर ये जो गिलोटीन मशीन है उसमें क्या होता था, व्यक्ति को यहाँ पर लेटा दिया जाता था, जैसे कि यहाँ पर लेटा हुआ है, और ऊपर से क्या है इसके ऊपर से ये जो काटने का जो है ये नीचे लाया जाता था और जो है वह कट जाता था, जैसे कि यहाँ पर कटा हुआ दिखाया गया है। ये इसका प्रयोग जो रोबोस्फेयर है उसके काल में बहुत ज़्यादा हुआ था और आखिर में जाके जो रोबोस्फेयर है वो भी इसी से उसकी मृत्यु हुई थी। देखिए जो रोबोस्फेयर का जो नियंत्रण था वह क्या था, दंड की सख्त नीति पर बना हुआ था, यानी कि उसने बहुत कठोर नीति अपनाई हुई थी। हर किसी छोटी छोटी मतलब कि रोबोस्फेयर के शासन का अगर कोई विरोध करता था तो सीधे क्या है उसे गिलोटीन पर चढ़ा दिया जाता था। तो और इसके साथ साथ अगर कोई भी गलती होती थी किसी से भी तो उसे माफ़ी नहीं बल्कि क्या है गिलोटीन पर चढ़ा दिया जाता था उसे मारने के लिए। तो जो गिलोटीन है उसका आविष्कार किसने किया है, उसका आविष्कार किया डॉक्टर गिलोटीन ने, इसलिए इसका नाम क्या गिलोटीन रखा गया है। अब देखिए जो रोबोस्फेयर के शासन से जो फ्रांस के जो लोग हैं वो बहुत थक चुके थे, उन्होंने इतना ज़्यादा जो कठोर शासन आज तक नहीं देखा था, तो आखिरकार उसका विरोध होना तो स्वाभाविक ही था। तो जुलाई 1794 में क्या है रोबोस्फेयर का जो ये विरोध हुआ और उसे क्या है न्यायालय द्वारा क्या है उसे दोषी ठहराया गया, क्योंकि उसने इतने सारे लोगों की जान ली थी, तो उसे दोषी ठहराया गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उसे भी क्या है गिलोटीन पर चढ़ा दिया गया, यानी गिलोटीन के द्वारा उसकी मृत्यु कर दी गई। तो कब हुई इसकी, जुलाई 1794 में रोबोस्फेयर का शासन समाप्त हुआ, उसकी मृत्यु भी जुलाई 1794 में हुई। तो उसका शासन 1 साल तक रहा था, परंतु 1 साल में भी क्या उसने बहुत अधिक मात्रा में जो क्या है लोगों को गिलोटीन पर चढ़ा दिया था। तो यहाँ तक ही आज करेंगे हम। तो यहाँ पर हमारा जो द्वितीय चरण है वो समाप्त होता है। जो हम देखेंगे तृतीय चरण देखेंगे, यानी कि अभी हमने समझ लिया कि कितनी चीज़ें हमने कवर कर ली है। अब इसके बाद जो है जब रोबोस्फेयर जो है उसका अंत हो जाता है, यानी कि जैकोबीन जो सरकार है, क्योंकि जैकोबीन का जो हेड था यानी कि इसका नेतृत्व करने वाला कौन था, रोबोस्फेयर था, उसका अंत हो जाता है, उसका शासन का अंत हो जाता है और वो सबसे ज़्यादा जो है भयानक शासन कहा जाता है उसका। तो उसके शासन का अंत हो जाता है, तो उसके बाद कौन लेता है, तो उसके बाद जो डायरेक्टरी का शासन है वो अस्तित्व में आता है। और कब आता है, 1795 से लेकर 1799 तक क्या है डायरेक्टरी का शासन रहा है, आपको ध्यान रखना है। और इसमें क्या हुआ था, इसमें जो संपत्तिहीन तबका है उसे भी क्या है उसे मताधिकार से वंचित रखा गया था और सभी को क्या है मताधिकार का जो अधिकार है वो दिया गया था, वोट देने का अधिकार दिया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें जो ये डायरेक्टरी का शासन था इसके अंतर्गत मैं आपको बता दूं, ये जो डायरेक्टरी का शासन था इसके अंतर्गत क्या है एक नया संविधान रचा गया था।
और जो ये नया संविधान था उसमें 2 चुनी हुई जो विधान परिषद है, यानी कि इन परिषदों का किस प्रकार से गठन हुआ था कि जो ये परिषद थी विधान परिषद, उसमें क्या होंगे 5 सदस्य वाली एक कार्यपालिका थी जिसने क्या किया, डायरेक्टरी का जो डायरेक्टरी है उसकी नियुक्ति की और इस प्रकार से डायरेक्टरी का जो शासन है वो शुरू हो गया। अब मैं आपको बता दूं किस प्रकार से जो डायरेक्टरी का शासन है वो क्यों भंग हुआ, यानी कि जो फ्रांस की जनता वो क्यों हताश हो गई डायरेक्टरी के शासन से। तो डायरेक्टरी का जो शासन था उसमें बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो सामने आई थी, जैसे कि बेरोज़गारी हो गई, क्योंकि अगर जनसंख्या बढ़ रही थी लगातार फ्रांस की और उस टाइम पे बेरोज़गारी का संकट था, तो इससे क्या हो रहा था, जीविका संकट उत्पन्न हो रहा था। इसके साथ साथ व्यापार ठप हो चुके थे सबके ज़्यादातर। इसके साथ साथ जो विदेशी नीति हैं वो भी क्या है, वो भी फ्रांस पर हावी होती जा रही थी। तो इस चीज़ को लेते हुए उन्हें क्या है, फ्रांस की जनता को एक ऐसे राजा की महसूस हुआ, एक ऐसे शासक की आवश्यकता महसूस हुई जो क्या कर सकता है, देश का नियंत्रण कर सकता है, देश में शांति स्थापित कर सकता है और विदेशी जो शक्तियाँ हैं उन पर भी क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, नियंत्रण कर सकता है। तो उस टाइम पर ये जो भूमिका है वो किसने निभा के दिखाई, ये भूमिका नेपोलियन ने निभाई। नेपोलियन जो बोनापार्ट है, इसने क्या किया, ये लगातार जितने भी विदेशी युद्ध हो रहे थे उनमें क्या किया, इसने लगातार जीतता गया और ये सैन्य विजय जो थी इससे क्या हुए, फ्रांस के लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और इसे क्या है, एक सम्मान की दृष्टि से देखना शुरू कर दिया फ्रांस के लोगों ने। तो इसी कारण क्या है, डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता के कारण क्या हुआ, सैनिक जो तानाशाह है, क्योंकि नेपोलियन एक सेना में था, तो सैनिक जो तानाशाही है वो स्थापित हो गई फ्रांस में। और किस प्रकार से स्थापित हुई वो अब हम देखेंगे, चौथे चरण में देखेंगे। ये है 1799 से लेकर 1814 ईस्वी तक का चरण रहा है। इसमें किस प्रकार से था, 1799 में क्या हुआ, नेपोलियन ने डायरेक्टरी का जो शासन है उसे क्या कर दिया, उसका अंत कर दिया, उसे समाप्त कर दिया नेपोलियन ने। और खुद क्या बन बैठा, फ्रांस का प्रथम काउंसलर बन बैठा, यानी कि डायरेक्ट उसने जो शासन है वो अपने हाथ में नहीं लिया, पहले प्रथम काउंसलर बना और उसके बाद क्या किया, 1804 में उसने अपने आप को एक सम्राट के रूप में घोषित कर दिया कि अब से फ्रांस का सम्राट मैं ही हूँ। तो इस प्रकार से, और फिर ये जो शासन है कब जाकर समाप्त हुआ था, वो जो है 1815 में जाकर समाप्त हुआ था। वोटरलू में उसकी जब हार हो गई थी और उस टाइम पर जब उसकी मृत्यु हो गई थी वोटरलू में, तभी ये जाकर समाप्त हुआ था। तो ये रहा था फ्रांस की क्रांति। तो ये पूरी फ्रांस की क्रांति थी और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं फ्रांस की क्रांति से रिलेटेड, जैसे कि हमने देखा राष्ट्रीय सभा हुई, कन्वेंशन सभा हुई और व्यवस्थापिका सभा हुई, या फिर जो डायरेक्टरी का शासन आया, हर किसी में एक चीज़ हमने कॉमन देखी कि या तो वो क्या करते थे, जो पुरुष है उसका किसी एक तबके को वोट देने का अधिकार देते थे, या फिर वो क्या करते थे, जितने भी पुरुष हैं उन सबको वोट देने का अधिकार दे देते थे, या फिर 25 वर्ष की आयु से ज़्यादा वालों को देते थे। यानी कि हमने देखा कि जो पुरुष है उसे क्या है, महत्व दिया जाता था, उनको ही वोट देने का अधिकार दिया जाता था, परंतु जो महिला है उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया। इसलिए महिलाओं को ये चीज़ पता चली और वो जागरूक हुई और उन्होंने भी क्या है, महिलाएं पीछे नहीं रही थी और उसमें भी असमानता की जाती थी पुरुष और महिला में। जैसे कि हमने जो जैकोबिन क्लब है उसके बारे में देखा कि जो महिलाएं हैं उन्हें टोपी, लाल टोपी और जो है हाफ जो पैंट है वो पहनने की इजाज़त नहीं थी। तो ये महिलाओं की स्थिति थी। तो महिलाओं ने अपनी स्थिति को लेकर क्या किया था, एक अलग से जो क्लब है, क्योंकि हमने देखा फ्रांसीसी क्रांति जब भी शुरू हुई थी, यानी कि जो भी इसमें सभा बनी थी वो सारी की सारी किसी न किसी क्लब से थी। जैकोबिन क्लब से जो जैकोबिन सभा बनी थी आपने देखा। तो महिलाओं ने क्या किया, जो 60 क्लब है वो भी अस्तित्व में आए थे महिलाओं के। ये पता चला है कि फ्रांसीसी क्रांति में महिलाओं ने भी 60 क्लब बनाए थे जिनमें वो चर्चा करती थी जो भी वहाँ पर घटित होता था। इसके साथ साथ जो प्रमुख क्लब है महिला का वो आपको ध्यान रखना है, द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशन एंड रिपब्लिकन वीमेन। तो ये था महिलाओं का क्लब। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट है महिलाओं से रिलेटेड कि फ्रांसीसी क्रांति में जो महिलाएं हैं उन्हें मताधिकार का अधिकार कब प्राप्त हुआ। तो 1946 में हुआ। तो कैसे याद रखेंगे, 1 साल बाद भारत आज़ाद हुआ था, तो उससे 1 साल पहले क्या महिलाओं को अधिकार मिल गया था फ्रांस में वोट देने का। अब इसके बाद अगर दास प्रथा की बात की जाए तो जो दास प्रथा यानी कि जो मनुष्य हैं उन्हें व्यापार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, एक दास बनाकर बेचा जाता था और दास के रूप में कार्य करवाया जाता था। तो जो दास प्रथा चली आ रही थी उसका उन्मूलन फ्रांस में किस प्रकार से हुआ, यहाँ पे भारत की बात नहीं, फ्रांस में किस प्रकार से हुआ। तो सन 1794 में जो कन्वेंशन सभा थी उसने दास प्रथा से मुक्ति दिलवा दी थी, उसके लिए कानून बना दिया था, यानी कि दास मुक्ति का कानून पारित कर दिया था। परंतु उसके 10 साल बाद जैसे नेपोलियन
नेपोलियन आता है और वो क्या करता है, दोबारा से दास प्रथा का पुनः वो क्या कर देता है, शुरू कर देता है नेपोलियन, यानी कि जो दास प्रथा का कानून बनाया था उसे खत्म कर देता है और अपने शासन में दास प्रथा दोबारा से स्टार्ट कर देता है। इसके बाद जो दास प्रथा है पूरी तौर पर फ्रांस में 1848 में जाकर समाप्त हुई थी, आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, जैसे कि हमने चर्चा की थी कि जो फ्रांसीसी क्रांति है उसके परिणाम पूरे विश्व में पड़े थे, तो पूरे विश्व में जो परिणाम हुए थे फ्रांसीसी क्रांति से, जो पूरा का पूरा विश्व प्रभावित हुआ था और अगर अभी भी देखा जाए तो वो प्रभावित है, तो किस प्रकार से क्या क्या छाप छोड़ी है फ्रांसीसी क्रांति ने विश्व पर, तो ये क्वेश्चन भी आपसे इनडायरेक्टली पूछ लिया जाता है। जैसे कि हमने MCQs में देखा था, ये फर्स्ट वाला पार्ट लेकर पूछा गया था। क्या है ये फर्स्ट पार्ट? स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के नारे का प्रसार, यानी कि जो फ्रांसीसी क्रांति है उसमें ही पहली बार क्या हुआ था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो नारा है वो क्या हुआ था, वो चला था। और वही क्या धीरे धीरे पूरे विश्व में, जिसे हम आज क्या कहते हैं, समानता, यानी कि हम समानता की बात करते हैं, स्वतंत्रता की बात करते हैं या बंधुत्व की बात करते हैं, तो ये जो बात है ये कहाँ से हम प्रभावित होकर बोल रहे हैं, हम फ्रांस से प्रभावित, फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर बोल रहे हैं। इसी प्रकार से विश्व में भी ऐसे ही बोलते हैं और इसी से प्रभावित होकर जो इसी नारे से प्रभावित होकर जो फ्रांस की जनता है उन्होंने क्या है, ये नारा दिया और इसकी मांग की। अब देखिए, जो लोकतांत्रिक सिद्धांत का विकास, जो लोकतांत्रिक सिद्धांत की बात करते हैं, जैसे कि आपको पता होगा रूसों से प्रभावित होकर फ्रांस की जनता ने क्या किया था, ये जो उसकी तीसरा एस्टेट था, तीसरे एस्टेट की जो जनरल सभा हो रही थी, यानी कि जो एस्टेट की जनरल सभा थी उसमें जो तीसरा एस्टेट था, तीसरा वर्ग था, उसने क्या कहा कि हम सबको क्या है, मताधिकार होना चाहिए, यानी कि हर किसी को वोट देने का अधिकार होना चाहिए सभा में, पर इसको लेकर जो अधिवेशन है उसमें वोट देने का अधिकार होना चाहिए। तो इसको लेकर क्या है, हम देख सकते हैं कि जो लोकतंत्र है उस पर भी बहुत मोटी छाप छोड़ी गई है फ्रांसीसी क्रांति ने। तो लोकतांत्रिक जो विचार है, और इससे क्या है, जैसे कि जो इटली हो गया, जर्मनी हो गया, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, स्पेन, ये सारे के सारे जो देश हैं इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। सामंतवाद की समाप्ति, ये सामंतवाद क्या है, अगर देखा जाए पूरा का पूरा जो यूरोप का अगर इतिहास देखा जाए तो 1789, आपको ध्यान रखना है, 1789 से लेकर 1814 तक जो यूरोप है उसके इतिहास को क्या कहा जाता है, राज्य क्रांति का काल, यानी कि उस टाइम पे जो राज्य हैं उनका निर्माण हुआ था। और ये जो है, और इसके दौरान क्या हुआ, फ्रांसीसी क्रांति में जो सामंती व्यवस्था है वो क्या की थी, पूरी तरीके से भंग कर दी थी। सामंती व्यवस्था थी फ्रांस में, वो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था, और जो सामंती विशेषाधिकार मिले हुए थे उनका भी अंत कर दिया गया था इस क्रांति के दौरान, और इसी को लेकर क्या हुआ था, क्रांति हुई थी। तो इस प्रकार से सामंतवाद क्या हो गया, समाप्त हो गया था, और जो लोकतांत्रिक सिद्धांत है उसका विकास हुआ था। राष्ट्रवाद का प्रसार, किस प्रकार से हुआ राष्ट्रवाद का प्रसार, जैसे कि आपको पता होगा पहले जो थे, जो जनता थी वो क्या करती थी, राजा को ही अपना सब कुछ मानती थी, यानी कि राजा खुद ये दिखाता था मुझे क्या है, विशेषाधिकार प्राप्त है, मैं तो देव तुल्य हूँ, यानी कि देव के समान हूँ, देव के द्वारा भेजा गया हूँ शासन करने के लिए। तो इस प्रकार से बताता था, यानी कि दैविक जो अधिकार है वो अपने बताता था। तो जो राष्ट्रवाद है, पहले जो जनता थी वो राजा की भक्ति में लगी हुई थी, पर धीरे धीरे जो फ्रांस में जो भी ये क्रांति हुई इसमें क्या हुआ, जो जनता है वो क्या हुआ, उनका राजा से क्या हुआ, मोहभंग हो गया, राजभक्ति से वो क्या है, देशभक्ति में परिवर्तित हो गए। और इसी का सबसे ज़्यादा इफेक्ट कहाँ पर पड़ा, स्पेन, इटली, जर्मनी, प्रशा, इन सब पर पड़ा था, आपको ध्यान रखना है। जिसके कारण क्या है, जो प्रशा के जो निवासी हैं वो अपने वहाँ पर जो नेपोलियन का दास्तव हो रहा था उसे रोक सके थे। तो जो नेपोलियन का शासन रोकने में बहुत मददगार हुआ था। तो जब तक राष्ट्रीयता का भाव नहीं होता है, एकपन का भाव नहीं होता है, तब तक नहीं हो पाती है क्रांति। अब देखिए, जो धर्मनिरपेक्षता का प्रसार, अगर राष्ट्रवाद का अगर भारत का भी देखा जाए तो भारत में जो भारतीय आंदोलन हुए थे, तो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उसमें भी जो राष्ट्र भाव है वो हुआ था। तो अब देखिए धर्मनिरपेक्षता, जैसे कि हम सभी को पता होगा जो फ्रांस की क्रांति हुई थी तो उसमें क्या था, उस टाइम पे फ्रांस में जो जनता थी, जनता के पास क्या था, ये अधिकार नहीं था, यानी कि जो धर्म है, धर्म को लेकर जो चर्च है, चर्च जो क्या करता था, उसे भी एक जो है कर लेने का अधिकार था, जिसे टाइद कहा जाता था। तो इस तरीके से हम देखते हैं परंतु जो फ्रांस की क्रांति में जो धर्मनिरपेक्षता, यानी कि राज्य का धर्म से कोई लेना देना नहीं होगा, ये जो है इसका प्रसार हुआ था फ्रांसीसी क्रांति के दौरान। अधिनायकवाद का प्रारंभ। अधिनायकवाद क्या होता है, अधिनायकवाद का मतलब होता है कि एक व्यक्ति के अंदर योग्यता देखकर ही क्या है, उसे क्या है, शासन करने के लिए चुना जाता है। तो वो होता है अधिनायकवाद का
प्रसार। तो ये चीज़ भी फ्रांसीसी क्रांति में हुई थी। समाजवाद का जो मार्ग है वो प्रशस्त हुआ था इसके अंतर्गत, आपको पता होगा। अब देखिए जो 27 अगस्त 1789 को जो फ्रांसीसी क्रांति है उसमें क्या हुआ, मानव और नागरिकों के जो जन्मजात अधिकार हैं उनकी घोषणा की गई थी। यानी कि जो मानवीय अधिकार होते हैं मनुष्य के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं, उन अधिकारों की बात की गई थी फ्रांस की क्रांति के दौरान। और वो कब की गई थी, 27 अगस्त 1789 को। ये ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है ये। इसके साथ साथ जो वयस्क मताधिकार है उसको भी प्रोत्साहन दिया गया था फ्रांसीसी क्रांति के दौरान। और इसके साथ साथ जो इंग्लैंड हो गया, आयरलैंड हो गया और जो अन्य यूरोपीय देश हैं उनकी जो विदेश नीति है वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई थी फ्रांस की क्रांति के दौरान। तो ये सारे परिणाम रहे फ्रांसीसी क्रांति के। और इसी के साथ जो फ्रांसीसी क्रांति है यहाँ पर कंप्लीट होता है टॉपिक पूरी तरीके से। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर सकते हैं, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और आप शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के पास। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।